to read. ठीक है, but if I am going to convert that file into Parquet format या ORC format होता है, ये क्या है, ये हमारा कॉलमनार फॉर्मेट है और ये इनका कंप्रेशन रेशो बहुत अच्छा है, तो उसी 32 GB की फाइल को उसने 1.5 GB में कन्वर्ट कर दिया. सो नाउ यू कैन सी, और जब हम उसको रीड करते हैं तो रीडिंग भी बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है क्योंकि वो कॉलमनार फाइल फॉर्मेट है. क्लियर? ओके ओके. पहले अगर मैं उस फाइल को डायरेक्टली रीड कर रहा था इवन ऑन माय हडूप स्पार्क क्लस्टर, ठीक है ना, और उस क्लस्टर में आई वाज यूजिंग अराउंड थ्री नोड का क्लस्टर था वो, और टोटल मिला के आई थिंक उसमें जो रैम था आई एम यूजिंग इज करेंटली 64 GB रैम है, और वो इट कैन स्केल अप टू 128 GB डिपेंडिंग ऑन द स्पीड. तभी भी उसको उस फाइल को रीड करने में इट वाज टेकिंग अराउंड 3 मिनट्स, 3 मिनट लेट था उसको रीड करने में. बट व्हेन आई डन इट कन्वर्टेड इनटू पार्के फॉर्मेट, इट इज रीडिंग इन 5 to 10 seconds. सी द डिफरेंस. तो इतना इस तरह का डिफरेंस, जबकि 3 नोड का क्लस्टर इट्स नॉट अ बिग इट्स वेरी स्मॉल क्लस्टर, बट वो बेसिकली हमने सिर्फ टेस्टिंग के लिए लिया है. बट जब हम उसको प्रोडक्शनाइज करेंगे सो देयर इट इज गोइंग टू हैव इट्स ओन इंडिविजुअल जॉब क्लस्टर. ठीक है, तो वहाँ पे वो जॉब क्योंकि जो हमारी प्रोडक्शन में रन करती है उनके लिए हमें स्पेसिफिकली जॉब क्लस्टर्स का यूज करना पड़ता है. जब हम टेस्टिंग कर रहे हैं उसके लिए हमारे ऑल पर्पस क्लस्टर होते हैं. विल डिस्कस ऑल दीस थिंग्स इन डिटेल, राइट? ओके. क्योंकि अभी अब तो अभी आपको लगेगा सब कुछ क्या सर क्या क्या बताने लग गए, कहाँ से कहाँ हाँ सही बात है. पहुंच जाऊंगा. ठीक है ना, बात हाँ करते इट्स ओके. शुरू कहाँ से होती है और खत्म पता नहीं कहाँ होगी. ठीक है ना. हाँ the and the sir 31 page the read operation and write operation. हाँ 31 and 32. Yeah, yes sir. Yes. यहाँ पे क्या समझ में नहीं आया? तो मुझे ना ये ऊपर का जो चार्ट है, ये डेटा नोड तो मुझे समझ आ गया, नेम नोड भी समझ आ गया. जो मतलब ये वाला जो है ना HDFS हडूप डेटा फाइल सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन वाला सिस्टम, ये नहीं समझ आ रहा है कैसे, मतलब ये पूरा एक वो होता है ना, ये पूरा इकोसिस्टम नहीं समझ आ रहा है, ये कैसे क्या कर रहा है, एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो. चलो मैं इसको आज वैसे प्रॉपर्ली बताने वाला, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. ठीक है. अच्छा, आज यही टॉपिक था हमारा. हाँ मतलब मैं तुम्हें थोड़ा सा डिटेल में बताने वाला था उस चीज को, तो लेट्स स्टार्ट विद इट नाउ इट्स. So let's suppose सर ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है ना? विनीत सर ये मुझे वीडियो शेयर कर देना, मैं देख लूंगा, कल की भी और आज की भी. अरे वेरी गुड, ये मिल गया. तो दीजिए. Why it is showing it's these doesn't exist? लेट मी सर्च समथिंग, क्योंकि अगर ये मिल गया तो मुझे फिर ये बनाने की जरूरत नहीं है. कुछ पड़े हुए थे डॉक्यूमेंट उसमें. डेटा OBG.
जस्ट एक मिनट, एक बार सर्च कर लेते हैं, तो मिल गया तो ठीक है। याद नहीं एक्चुअली, काफी टाइम पहले। कोई इशू कोई इशू नहीं। इसमें तो सारा पीपीटी है। ओके, ये विजिबल है ना तुम्हें? यस। ओके, सो अभी मैं आपको वी आर गोइंग टू how we are going to read and write a file, right? So basically, let's suppose I am having a file called f1.txt file. कोई टेक्स्ट फाइल है जिसको मुझे रीड करना है, which is having some sort of data like hi, how are you doing, some मतलब alphabet, some words है, and we have to count those words. So basically what I need to do is I'm going to first write this file to the cluster, और मैंने एक क्लस्टर ये डिफाइन किया है कि इसमें इस क्लस्टर में ये एक नेम नोड है, ठीक है ना, और एक ही इसके साथ एक स्टैंड बाय नेम नोड होगा जो हमने इसमें बट तो यहाँ पे नेम नोड है, इसमें दो चीजें होती हैं, एक होती है एफएस फाइल इमेज, फाइल सिस्टम इमेज, और एडिट लॉग्स। फाइल सिस्टम इमेज क्या करती है कि जो भी हमारा इनिशियल सेटअप है कि मेरे नेम नोड उस क्लस्टर में कितने नोड्स हैं, सो इस केस में हम ले रहे हैं नेट से 8 नोड का क्लस्टर है मेरा, राइट, 1 2 3 4 5, ये सारी मेरे डेटा नोड्स हैं, 8 डेटा नोड्स हैं, एंड देन दिस इज माय नेम नोड। इसके साथ एक हमारा स्टैंड बाय नेम नोड भी होगा, वो डिफॉल्ट होता है, ठीक है ना। और तो कोई क्लाइंट है, उस क्लाइंट ने कहा कि भाई 300 MB की फाइल है मेरी, इस फाइल को मुझे राइट करना है क्लस्टर पे, तो दिस नोड दिस क्लाइंट इज गोइंग टू सेंड रिक्वेस्ट टू होम, नेम नोड को रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। अब नेम नोड क्या करेगा, नेम नोड के पास इस पूरे क्लस्टर का ये एफएस फाइल इमेज है, ठीक है ना, फाइल सिस्टम इमेज है, जिसमें उसे पता है कि इसमें मेरे 8 नोड्स हैं, 8 नोड्स, 8 नोड्स है, और हर नोड पे मेरा लेट से हमने एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे, लेट से 5 GB स्टोरेज है, ठीक है ना। तो 5 GB को अगर आप डिवाइड करोगे 128 MB से, तो वो कितना आ जाएगा, 1 GB 4000, ठीक है ना। 4000 ब्लॉक हर एक उस पे है, 4000 4000 4000 लाइक वाइज, ठीक है। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 8 है तो 8 नोड्स हो गए, 32,000 ब्लॉक्स हो गए।
टोटल मिला के। अब उसमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होंगे, ठीक है ना, बहुत सारे ऑक्यूपाइड होंगे। हाँ नाउ तो ये जो नेम नोड है, अब ये नेम नोड इसको भेजेगा वापस कि भाई तुम्हारी फाइल 300 MB की है, तो उसको उसने डिवाइड कर दिया पहले तो 300 MB को 128 128 और बचा कितना 56 MB, राइट, हाँ 44 MB। तो 3 ब्लॉक्स में हो समझ गया 128 128 और सी जो ब्लॉक बना वो हमारा 44 MB का बन गया, ठीक है। ठीक है सर। अब ये इसका मतलब ये नहीं जो 44 MB है वो अगर हमारा क्योंकि ब्लॉक का साइज तो 128 MB होता है, तो ये भी यूज हो जाएगा बाद में किसी और उससे ब्लॉक से, ठीक है ना, अगर जरूरत होगी तो। डिफरेंट डिफरेंट डेटा मतलब जैसे एक उस ब्लॉक पे 44 है, बाकी रिमेनिंग बैलेंस है जैसे 90, तो जो कोई और डेटा हम किसी f2.txt करते हैं तो वो उसमें उसको हम स्टोर करा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, उसमें नहीं होगा बेसिकली, उस वो स्पेस यूज हो जाएगी ना, ठीक है ना। वो ब्लॉक 44 MB का तो एक एक बेसिकली होता क्या है कि जैसे हमारा होता है, दो चीजें होती है, एक होता है हमारा ब्लॉक और एक होता है हमारा नोड। इनपुट स्प्लिट, ठीक है ना। तो इनपुट अच्छा स्प्लिट अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड कर लेता है, विल टॉक अबाउट इट जब हम प्रोसेसिंग की बात करेंगे, ठीक है ना। सो ठीक है। बेसिकली अभी आप ये सोचो कि हमारा ABC 3 ब्लॉक है, 300 MB हाँ हमारे 3 ब्लॉक्स में जाएगा और 3 इसकी रेप्लिकेशंस हो जाएंगे, तो टोटल 9 ब्लॉक्स चाहिए, राइट। ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसके पास नेम नोड के पास भेजेगा, तो ये कह देगा अच्छा आप ये D1 D2 और D4 ये तीनों खाली हैं, यानी कि डेटा नोड 1 डेटा नोड 2 और डेटा नोड 4 पे आप जाके राइट कर दो। तो वंस दिस जो क्लाइंट है हमारा, वो ये जो इन्फॉर्मेशन इसने भेजी है इसको बोलते हैं मेटा डेटा। ये मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन इसके पास गई, तो इसने कहा कि ओके ठीक है भाई, अब देन वंस दिस गॉट दिस मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन, जो क्लाइंट है वो डायरेक्टली जाएगा D1 के पास, D2 के पास और D4 के पास, राइट। और तीनों पे जाके हाँ अपना ये ABC ब्लॉक डाल देगा। तो यहाँ पे इसने A डाल दिया, यहाँ B डाल दिया और यहाँ C डाल दिया, राइट, क्लियर। यस। अब जैसे ये ब्लॉक गया, अब ये क्या करेगा कि ये वाला जो ब्लॉक है, अब ये तो अब हमारा इनिशियल राइट हुआ ना, अब इसको इसकी रेप्लिकेशंस भी तो लिखनी है ना, हाँ ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये जो नेम नोड है इसको इन सबकी नोड्स के बारे में पता है, तो ये क्या करेगा, इसके जो सबसे क्लोजेस्ट वाला है उसके पास जाएगा, चाहे इसके पास भी जा सकता है, इसके पास भी जा सकता है, इसके पास भी जा सकता है, इसके पास, तो जो भी मतलब वो देखेगा नेटवर्क बैंडविड्थ किसके पास स्पेस खाली है और जो मेरे क्लोजेस्ट है उसके पास जाएगा, उसको बोलेगा कि भाई ये मेरे को ये ए ब्लॉक तुम्हारे उस पर लिखना है, तो कहेगा ठीक है भाई लिख दो मेरे पास है। तो जैसे ए से A डैश आया, फिर ये क्या करेगा, ये अपने आसपास वाले को देखेगा, ये कहेगा अच्छा मेरे पास ये A7 जो डेटा नोड 7 है ये है अवेलेबल, इसके पास है, तो ये A डबल नोट लिख देगा। अब जैसे इसके पास जाएगा तो ये क्या करेगा, डेटा नोड 7 इसको एक्नॉलेजमेंट वापस भेजेगा डेटा नोड 2 को और बोलेगा कि भाई मैंने ये जो ए ब्लॉक तुमने मेरे पास भेजा था ये मैंने लिख दिया है। तो ये कहेगा अच्छा तुमने लिख दिया, तो इसके पास तो ऑलरेडी था। अब ये इसको एक्नॉलेजमेंट कहेगा कि जो तुमने मेरे पास ए भेजा था वो मैंने खुद पे और नोड 7 पे दोनों पे वो रेप्लिकेट कर दिया है। अब इसके बाद जैसे ये इन्फॉर्मेशन आएगी, दिस इन्फॉर्मेशन विल गो टू नेम नोड, ये जो ओरिजिनल वाला था जिसने ओरिजिनल लिखा था, मेटा डेटा हाँ, जिसके पास। वो बेसिकली क्या करेगा, वो क्लाइंट को भी भेजेगा और जो हमारा नेम नोड है उसको भी हार्ट बीट भेजता है ना, और हार्ट बीट पे ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि भाई ये मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये तीनों का जो जो हमारी जो फाइल 1 थी उसका जो मेटा डेटा बन जाएगा नेम नोड के पास, वो इस तरह से बनेगा कि ABC, यहाँ पे ये एक्चुअली कैपिटल्स में है तो कंफ्यूज मत करना कि कैपिटल और स्मॉल एक ही बात है यहाँ पे, ठीक है ना। कि मेरी F1 जो फाइल थी वो 3 ब्लॉक्स में डिवाइड हुई और वो 3 ब्लॉक कहाँ कहाँ पर है, मशीन जो A है वो D2 D3 और D7 पे है, B है जो है D2 D3 D4 पे है, C जो है D4 D5 और D8 पे है, लाइकवाइज, ठीक है ना। तो ऐसे ही मेटा डेटा वो हर एक जो भी हमने हमारे फाइल स्टोर्ड है किसी भी फॉर्मेट में है, वो पार्टीशन होके डिवाइड होके इस तरह से अलग अलग मशीन्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है ना। तो ये तो प्रोसेस हुआ हमारा राइटिंग का। अब बात आती है कि भाई जब हम राइट कर रहे हैं तो हो सकता है कि भाई जो हमारा डेटा है वो लॉस्ट हो जाए, क्योंकि ये तो सारी हमारी कमोडिटी हार्डवेयर है ना। तो यही होता है कि अगर कोई मशीन किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक हार्टबीट नहीं भेज पाती नेम नोड को, तो नेम नोड उसको इमेजिन कर लेता है कि वो नेम नोड डाउन हो गई, डेटा नोड डाउन है, तो उसका जो भी डेटा होगा
ठीक है ना। कोई ऐसा एस्टिमेटेड टाइम है लाइक जैसे 1 मिनट तक उसने कोई हार्ट बीट नहीं भेजी जनरली तो वो होता है कंज्यूम कर कि लेगा? हाँ, जनरली होता है कि 10 हार्ट बीट्स देखते हैं वो, ठीक है ना। जो बाय डिफॉल्ट सेट होता है वो 10 हार्ट बीट्स तक होता है कि वो 10 हार्ट बीट्स तक चेक करता है कि अगर उसके पास कोई कोई भी हार्ट बीट नहीं आ रही है उस पर्टिकुलर डेटा नोड से, तो सोचते हैं कि ये डेटा नोड डाउन है, तो वो क्या करेगा कि इस डेटा नोड पे जितना भी मेटा डेटा है उसके पास है, नेम नोड के पास, तो उस डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा बाकी सारी डेटा नोड्स में। और जो हमारा ये एडिट लॉग फाइल है ये अपडेट होती रहती है साइमल्टेनियसली, राइट। तो जो एडिट लॉग का मतलब ये है, फाइल लॉग सिस्टम को इमेज तो ये मेंटेन होता है करता कि जो हमने इमेज ली इनिशियली, उसके है। बाद इनिशियल इमेज के बाद जब हमने कुछ भी काम किया है, चाहे मतलब एडिशन किया है, जितने भी हाँ चेंजेस को चेंजेस, होल्ड करके रखना उसकी हाँ वो एक वो सारे बना के हमारे एडिट रखना, लॉग का हिस्ट्री पार्ट होते हैं, ठीक है ना। हिस्ट्री मेंटेन करता है लॉग्स। तो ये सारे एडिट लॉग का पार्ट हो जाते हैं, तो तभी जो हमारा नेम नोड है उसमें इमेज प्लस एडिट लॉग दोनों का मिला के बनता है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर मेरा कोई नेम नोड डाउन है तो वो बेसिकली सेम डेटा विल बी रिटर्न टू सम अदर डेटा नोड, राइट। तो ये हमारा साइमल्टेनियसली चलता है पैरेलल में, ठीक है। अब केस ये हो सकता है, चलो ठीक है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि भाई हमारा अगर मेरी नेम नोड ही डाउन होगी तो मेरा तो पूरा का पूरा सिस्टम ही बंद हो जाएगा, क्योंकि किस सिस्टम पे कहाँ पे क्या है ये सारी चीज इन्फॉर्मेशन तो नेम नोड के पास ही है ना। हम्म। तो इस वजह से हम वी हैव गॉट द कंसेप्ट ऑफ वन मोर दैट इज स्टैंड बाय नेम नोड, राइट। तो ये मैं बताया यस। था हाँ यस। ना, स्टैंड बाय नेम नोड होता है। तो स्टैंड बाय नेम नोड क्या होता है, जो एडिट लॉग होता है ना, इसके पास एक होता है दैट इज शेयर्ड एडिट लॉग्स करके। तो शेयर्ड एडिट लॉग जो होता है, शेयर्ड एडिट लॉग्स, तो शेयर्ड एडिट लॉग क्या है कि जो भी हमारे एडिट लॉग में हो रहा है ना, वो रन टाइम पे शेयर्ड एडिट लॉग में जा रहा है। और दिस शेयर्ड एडिट लॉग फाइल इज एट रन टाइम इट इज बीइंग कॉपीड टू स्टैंड बाय नेम नोड आल्सो। तो जो भी हमारा एडिट शेयर्ड एडिट लॉग में हो रहा है वो स्टैंड बाय नेम नोड के पास भी रन टाइम पे सारे एडिट्स अवेलेबल है, राइट। तो अगर ठीक मेरी है। किसी टाइम पे नेम नोड डाउन होती है तो स्टैंड बाय नेम नोड टेक ओवर कर लेती है एज एक्टिव नेम नोड, ठीक है ना। तो ये तो हो गया मेरा राइट का प्रोसेस। क्लियर, क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। नहीं। हाँ, तो अब हमने जो ये राइट किया है क्यों किया है, क्योंकि हमें इस फाइल को कभी ना कभी रीड करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए लेट सपोज मैंने एक प्रोसेसिंग लिखी पी, मैं प्रोसेसिंग को पी बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है। ये कोई कोड है, अब ये कोड तुम्हारा सीक्वल में भी हो सकता है, तुम्हारा पाइथन में हो सकता है, पाइस्पार्क का कोड हो सकता है, ठीक है ना। और या फिर मैप रिड्यूस का कोई कोड हो सकता है। अभी के लिए समझो कि मैप रिड्यूस का कोड है, ठीक है ना, क्योंकि हम मैप और रिड्यूसर में देख रहे हैं ना। तो ये कोई भी कोड हो सकता है जो कि मेरे डेटा को प्रोसेस करेगा, ठीक है ना। और प्रोसेसिंग क्या है अभी हमें नहीं देखनी है, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को करने के लिए अब जो क्लाइंट है वो आता है, कहता है कि यार मेरे को ये f1.txt फाइल को प्रोसेस करना है, और इसके लिए ये मेरे पास p नाम की मेरे पास जो है प्रोसेसिंग है। तो अब ये क्या करेगा, ये किसके पास जाएगा, अब ये नेम नोड के पास तो जाएगा नहीं प्रोसेसिंग के लिए। प्रोसेसिंग के लिए किसके पास जाता है, रिसोर्स मैनेजर के लिए पास। हाँ। तो रिसोर्स मैनेजर डेटा क्या नोट। करेगा, हाँ रिसोर्स मैनेजर, अब रिसोर्स मैनेजर को क्या पता कि ये f1.txt फाइल कहाँ पड़ी है, इसको तो नहीं पता। तो ये क्या बोलेगा, बट ये नेम नोट से। हाँ नेम नोड से पूछेगा ना कि भाई ये f1.txt फाइल को मेरे को दो, ये इसको मुझे प्रोसेस करनी है। तो नेम नोड क्या करती है, जो ये वाली फाइल, ये जो मेटा डेटा है इसको ये थमा देता है, कहता है कि ले भाई ये है, ये इस फाइल के पास है। तो अब इसको पता है कि भाई जो फाइल डी, जो ये है D3 D4 D5 है, ये जो है, अब ये डायरेक्टली तो इन मशीन से बात नहीं कर सकता क्योंकि डेटा नोड तो उससे तो बात करता नहीं है, तो उसको, बट इसको ये पता है कि जिस मशीन पे डेटा नोड है 3 है, उस मतलब ये फाइल पड़ी हुई है, ब्लॉक पड़ा हुआ है, उस पे मेरा एक नोड मैनेजर भी तो काम कर रहा है। तो ये उन पर्टिकुलर नोड मैनेजर के पास जाएगा। तो अब देखो ना, डी जो ब्लॉक ए है वो D3 D2 D7 पे है, तो ये इन तीनों में से किसी भी एक के पास जाएगा, तीनों के पास नहीं जाएगा। और वो चेक करेगा कि कौन सा अवेलेबल है, ठीक है, तीनों में से कौन सा फ्री है। भाई आप जा रहे हो एक के पास, अभी एग्जांपल हमने जैसे दिया था कि एक रेस्टोरेंट पे गए, उसमें बहुत भीड़ ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ना तो वो तुम्हें ध्यान देंगे, वो बोलेंगे भाई आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना।
जैसे मैं तुम्हें यहीं का एक एग्जांपल देता हूँ, फरीदाबाद का होम स्वीट्स पे, यहाँ पे अगर हम खाना खाने जाए ना वीकेंड्स पे, तो 20 मिनट से लेके आधे घंटे का वेट होता है। तो बोल देते हैं सर इतना टाइम लगेगा, देखो आप वेट कर सकते हो तो करो, तो जिसको करना होता है करता है। तो अभी क्या है कि वहां पे एक ही अच्छा रेस्टोरेंट है, अगर वहां पे 2-3 रेस्टोरेंट और हो जाए सेम आसपास, तो लोग बंदा क्या सोचेगा, चलो यार मुझे यहाँ नहीं जाना, अरे यार दूसरे वाले पे चल देते हैं, ठीक है ना, खाना तो उसका भी अच्छा है, यहाँ तो बहुत सही टाइम लगने वाला है, इतना टाइम नहीं है। तो अब इसको पता है ना कि भाई ये जो ब्लॉक है वो 3 पे है, तो कहेगा कि ठीक है भाई तीनों में से जो भी अवेलेबल होगा वो उसके पास जाएगा, क्योंकि इसको तो पता है ना कि कौन सा नेम नोड, रिसोर्स मैनेजर को पता है कौन कौन सा नेम नोड मैनेजर काम कर रहा है इस टाइम, कौन सा बिजी है, ठीक है। तो हमारा हमारे पास 9 ब्लॉक्स हैं टोटल मिला के इस पर्टिकुलर फाइल के लिए, बट माई प्रोसेसिंग इज ओनली गोइंग टू हैपन ऑन ओनली ऑन 3, किसी भी 3 पे काम चल रहा होगा, ठीक है ना। तो होता क्या है कि अब होता क्या है, यहाँ पे चीजें ऐसी हो जाती हैं कि भाई जिन तीनों पे काम चल रहा है, तो हो सकता है कि जैसे दो ने तो अपना काम कंप्लीट कर दिया, बट जो तीसरा है, जो तीसरा ब्लॉक है उस पे काम हो रहा है वेरी स्लो। तो उसमें दो केसेस हो सकते हैं, या तो जो वो नोड मैनेजर है ये डाउन है, या तो वो डाउन हो गया, या फिर काफी स्लोली वर्क कर रहा है, दोनों प्रोसेस। क्योंकि उसको नहीं पता ना कि भाई हार्ट बीट नहीं आ रही है, तो हार्ट बीट ना आने का मतलब ये नहीं होता कि कभी कभी कि भाई वो डाउन ही है, वो एज्यूम कर लेता है कि हो सकता है डाउन ही हो, ठीक है ना। बट ऐसा भी हो जाता है समटाइम्स कि वो डाउन नहीं है, इट वाज रनिंग अदर टास्क, और बिकॉज ऑफ दिस वो उसको हार्ट बीट नहीं भेज पाया। तो उसकी वजह से वो क्या करता है कि जो रिसोर्स मैनेजर है सेम टास्क असाइन कर देगा किसी दूसरे नोड मैनेजर को। लेट सपोज ये D3 स्लो चल रहा था, तो वो अब D2 या D7 से किसी भी एक को एलोकेट कर देगा कि भाई ठीक है तुम काम करो, ठीक है। अब दो केस हो सकते हैं, अगर वो डाउन है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो D2 या D7 जिसको भी असाइन किया था वो कंप्लीट करेगा। अगर वो स्लो चल रहा था, डाउन नहीं था, तो उसका मतलब वो काम दोनों पे हो रहा है ना, D3 पे भी हो रहा है और D2 पे भी हो रहा है, दोनों पे चल रहा है साइमल्टेनियस। तो दोनों में से जो भी पहले कंप्लीट करेगा वो क्या करता है, रिजल्ट को कह देता है कि आई एम डन विद इट, मैंने कर लिया मेरा। तो दूसरा क्या करता है, ऑटोमेटिकली उसको स्टॉप कर देगा काम, ठीक है। ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस हुआ, ठीक है ना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पेक्युलेटिव एग्जीक्यूशन। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है ना। इट्स कॉल्ड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पेक्युलेटिव एग्जीक्यूशन। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्पेक्युलेटिव एग्जीक्यूशन क्या होता है। तो स्पेक्युलेटिव एग्जीक्यूशन होता है कि बेसिकली जब हमारा प्रोसेसिंग एक से ज्यादा नोड मैनेजर पे, because either the node manager is down or it is working very slowly. So out of those, whosoever wins or completes the task first, it tells send a message. yes, I am done. has already been done with this process, and so the other process automatically kill itself, right? वो अपने आप को बंद कर देता है, and this way it works, right? Okay. क्लियर है। तो ये हमारा इस Yes. तरह से हमारा रीड एंड राइट ऑपरेशन होता है। अगर अगर सेम सेम कंसेप्ट वही आता है कि चलो ठीक है नोड मैनेजर का तो समझ में आ गया, व्हाट अबाउट द डेटा नोड रिसोर्स मैनेजर। सो अगेन रिसोर्स मैनेजर क्योंकि हमारा हाई एंड मशीन पर है, ठीक है ना, एक तो इजीली डाउन नहीं होगा। अगर डाउन हो भी गया तो वी हैव गॉट सेंड बाय नेम नोड है, तो उसके ऊपर भी एक हमारा रिसोर्स मैनेजर रहता है, ठीक है ना। सेम कॉन्सेप्ट, जो नेम नोड का है वही रिसोर्स मैनेजर, क्योंकि दोनों सेम काम कर रहे हैं। बट द थिंग इज नेम नोड हमारा स्टोरेज के लिए काम आता है और रिसोर्स मैनेजर हमारा प्रोसेसिंग के लिए काम आता है, ठीक है। Yes. और ये जो रिसोर्स मैनेजर है, नोड मैनेजर है, ये सारे ये जो काम हो रहा है ये सारा अब हमारा ये हमारा यान कर रहा है, यान के थ्रू हो रहा है, ठीक है ना। Okay. हडूप वन में ये सारे काम जो प्रोसेसिंग का भी काम है और रिसोर्स मैप रिड्यूस करता है, ये सारा काम हमारा मैप मैप रिड्यूस, रिड्यूस ठीक है ना। सो दिस इज द डिफरेंस। डिफरेंस। क्लियर हो गया। फिर जैसे मैंने इसके बाद आपको बताया था, यही वही हमारा बेसिकली क्या है कि हमारा डिफॉल्ट 128 MB का है, उसमें एफएस इमेज फाइल होती है, एडिट लॉग्स होते हैं, मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर है। सो हाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ दे आर गोइंग टू
टॉप। हाँ हाँ यस और हाँ नोट मैनेजर क्रॉस रिसोर्स से बात कर सकता है, नोट मैनेजर क्रॉस डेटाबेस से बात कर में वर्क सकता नहीं होगा। है। ये क्रॉस कम्युनिकेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये भी हम बात कर चुके हैं। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना, पूरा। Hadoop वन वन में हमारा सेकेंडरी नेम नोड होता था, जो कि एवरी 1 आवर यूज टू टेक द बैकअप। ये एग्जांपल मैंने आपको बताया था, 10 बजे लिया, 11 बजे लिया, 11:50 पे अगर मेरा ये नेम नोड डाउन हो गया, सो हाँ तो विल 11 से यूज। दोबारा स्टार्ट करें। तो बेसिकली, बट ये जैसे कि हमारा यहाँ से नेम नोड से स्टैंड बाई नेम नोड पे जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली जाता है। वाई? बिकॉज एक हमारा रन बैकग्राउंड में सर्विस काम करती है ज़ूकीपर। तो ये क्या करता है, जितने भी हमारे मास्टर थ्रेड्स होते हैं उन सबको टेक केयर करता है। तो यही ज़ूकीपर रिस्पॉन्सिबल होता है कि जैसे ही मेरी नेम नोड डाउन होगी, तो ऑटोमेटिकली एट विद इन स्पैन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, स्टैंड बाई नेम नोड विल टेक इट ओवर एज एक्टिव नेम नोड, राइट। ओके सो इस तरह से काम करेगा। तो ज़ूकीपर का इतना ही काम होता है। हाँ, ज़ूकीपर जितने भी हमारे मास्टर डेमन्स होते हैं, मतलब मास्टर सर्विसेज होते हैं, उन सब को टेक केयर करता है। और ये अब ओके तो हर एक जितनी भी बड़ी सर्विसेज हैं, सब में हमारा ज़ूकीपर काम करता है, वर्क करता है, ठीक है ना। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पूरा, कि मतलब देखो, एप्लीकेशन क्लस्टर रिसोर्स मैनेजमेंट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, ये सारे काम हमारे मैं प्रोड्यूस करता था। तो टिल 4000 डेटा नोड इट वाज वर्किंग फाइन, बट उसके बाद जैसे ही हमारा मैं प्रोड्यूस ओवरबर्डन हुआ, सो हडूप में हमारा क्या आ गया, क्लस्टर रिसोर्स मैनेजमेंट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, ये तीन क्या काम। तो उसके जो दो मेन काम थे, क्लस्टर रिसोर्स मैनेजर और एप्लीकेशन को मैनेज करने का काम, ये आपने ले लिया। सो यस हमारा सिर्फ मेन काम जो हमारा रह गया मैं प्रोड्यूस का, जस्ट टू प्रोसेस इट। प्रोसेसिंग। ये एक तो कुछ कॉपी कमांड्स होती हैं हडूप की। सो अगर मुझे लोकल से कॉपी करना है, तो आई एम गोइंग टू यूज पुट, दैट इज hdfs हाइफन लोकल पुट, और कॉपी फ्रॉम लोकल। ये दोनों कमांड यूज आती है। तो पुट यूज कर सकते हो, कॉपी फ्रॉम लोकल, उसके लिए कमांड होती है hdfs हाइफन पुट और कॉपी फ्रॉम लोकल। और उसमें हम अपना फाइल का पाथ दे देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा लोकल से hdfs में जाके कॉपी हो जाती है। और अगर उल्टा करना है, तो hdfs हाइफन गेट, और हम फाइल का पाथ देंगे HDFS से, तो ऑटोमेटिकली हमारे लोकल में आ जाएगी। डिफॉल्ट एक फाइल पाथ होता है, अगर किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक फोल्डर में करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके हाँ, बट ये अभी आपको करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हम जो डायरेक्टली काम प्रैक्टिकल करेंगे, हाँ हम करेंगे स्पार्क पे, ठीक है ना। ठीक है। ये जनरली हम हाडूप यूज नहीं करने वाले, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि भाई एक 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 एग्जांपल है, जो बेस्ट एग्जांपल मानते हैं कि भाई हाउ हाउ वी आर गोइंग टू राइट इट। तो जैसे कि कोई एक मेरी फाइल है, वही फाइल डॉट टी थी 300 MB की, उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, हाय हाउ आर यू डूइंग, हाउ इज योर जॉब, हाउ इज योर फैमिली, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी टेक्स्ट है। बट उसके लिए हमें क्या करना है, हमारा मेन टास्क ये है कि हमें हर वर्ड की अक्रेंस को काउंट करना है। हाई कितनी बार आया, हाउ कितनी बार आया, आर कितनी बार आया, यू कितनी बार आया, ये मेरा काम है, ठीक है ना। ठीक अब इसको प्रोसेस करना है, तो पहले मुझे स्टोर करना पड़ेगा, फिर मैं इसको प्रोसेसिंग करूंगा, ठीक है ना। हम्म, तो अभी क्या होता है कि दो चीजें होती हैं। एक होता है कि भाई मेरा, एज आई टोल्ड यू, जब मेरा स्टोर होगा, तो वो हमारा ब्लॉक की फॉर्म में स्टोर होता है डेटा, ठीक है, क्लियर। यस तो उस ब्लॉक में क्या होता है कि जैसे ही मेरा, जहां पे भी मेरा 128 MB कंप्लीट हुआ, हम्म उसके बाद वो एक बाइट भी उसके अंदर ऐड नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि वो फिजिकल स्टोरेज है। हम्म तो होता क्या है कि जैसे कि मैंने लिखा हाय हाउ आर यू, या जैसे लिखा हुआ है ग्लोबल शेड्यूलर, तो ग्लोबल शेड्यूलर यहाँ पे SCHE, यहाँ पे जाके मेरा 128 MB कंप्लीट हो गया। तो ये ड्यूलर जो है, ये मेरे नेक्स्ट ब्लॉक में जाएगा, ठीक है ना। ये ब्रेक तो हो ये हमें जाएगा। डिफाइन करना पड़ेगा या और बाय डिफॉल्ट ये चला डिफॉल्ट जाएगा। होता है ना, 128 MB तो डिफॉल्ट होता है ना। नहीं उसके जैसे 128 कंप्लीट हुआ, हाँ जैसा बोल रहे हो ना डी तक कंप्लीट हो गया 128 हाँ जीबी, हाँ यूलर जो है नेक्स्ट नेक्स्ट ब्लॉक में सेव होगा, तो हाँ वो नेक्स्ट। हमें डिफाइन डिफाइन करना पड़ेगा या ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा अपने आप नहीं ही। नहीं नहीं, ऑटोमेटिकली होगा ना, ऑटोमेटिकली, यही तो होता है ना, तभी तो कह रहे हैं कि ठीक उसमें है हमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। स्टोरेज में हमें कुछ करना ही नहीं है। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर मैं ये करता हूँ कि भाई, अगर ये दो अलग अलग वर्ड्स हो गए, ठीक है ना, हम्म
ये और ये अलग अलग हो। तो अगर मैं वर्ड काउंट कर रहा हूँ तो मेरा मतलब इस पर्टिकुलर या किसी भी काम के लिए वो हमारे रिजल्ट मैटर करेंगे, गड़बड़ हो जाएगा ना, रिजल्ट में प्रॉब्लम आएगी। तो इस केस के लिए जब हम एग्जीक्यूट करते हैं ना, जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं यानी कि जब रीड कर रहे हैं तो बेसिकली मेरा जो है इनपुट स्प्लिट बन जाता है वो। अब इनपुट स्प्लिट क्या है, जो मेरा ब्लॉक है वो तो मेरा फिजिकल डिवीजन ऑफ डेटा है, बट जो इनपुट स्प्लिट है वो मेरा लॉजिकल डिवीजन ऑफ डेटा है। तो लॉजिकल डिवीजन का मतलब क्या होता है, ये अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रेच कर सकता है, क्योंकि ये क्या करता है इनपुट स्प्लिट। अब इनपुट स्प्लिट काम कैसे करता है, जैसे कि पहले मेरा 8 ब्लॉक्स थे, ठीक है। तो जब मेरा डेटा रैम के अंदर आएगा, जब वो रीड करेगा तो पूरे के पूरे 8 इनपुट स्प्लिट्स को रीड करेगा, कंबाइन करेगा, फिर उसको स्प्लिट करता है वो डेटा को, ठीक है ना। तो जब स्प्लिट करता है तो लॉजिकल डिविजन्स को कंप्लीट कर देता है, यानी कि पूरे जैसे सेंटेंस होंगे या फिर कोई पूरा वर्ड होगा उसको कंप्लीट करेगा, तो ये बाउंड्रीज को स्ट्रेच कर सकता है, तो यानी कि एक्सटेंड कर सकता है। तो यहाँ पे स्के आ रहा था वो पूरा स्केड्यूलर ले लेगा, ठीक है ना, और उसके बाद ही उसको वो एज ए इनपुट स्प्लिट लेगा, ठीक है। तो जब हम प्रोसेस करते हैं तो दैट्स वाई इस प्रोसेसिंग में हमारा जो इनपुट स्प्लिट्स काम करता है, ना कि ब्लॉक। ब्लॉक है हमारा फिजिकल डिवीजन ऑफ डेटा, यानी कि हमारा डेटा कैसे स्टोर हुआ है डिस्क में, बट जब प्रोसेसिंग करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा इनपुट स्प्लिट्स, ठीक है। तो अब यही है। तो अब इसको कैसे ये मतलब हम इसको मैप रिड्यूस कैसे प्रोसेस करता है वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो जैसे कि मेरी ये फाइल थी f.txt 300 MB, हाई हाउ आर यू डूइंग, हाउ इज योर जॉब, लाइकवाइज, ठीक है। 3 ब्लॉक्स में डिवाइड हुआ था डेटा, बट जब ये इनपुट स्प्लिट में जाएगा तो बेसिकली पहले ये कंबाइन होके और ये इनपुट स्प्लिट बना देगा, और ये पूरी इनपुट स्प्लिट इस तरह से बनाता है कि जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं वो लॉजिकल है, ठीक है ना। इट शुड नॉट बी द केस के हाई हाउ आर यू का ओ यू गायब हो गया, वो उसमें चला गया, ऐसा नहीं है। जो पूरा का पूरा हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा उसको ही स्टोर करेगा, अगर सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो स्टोर कर लेगा, नहीं तो उसको नेक्स्ट वाले में भेज देगा, ठीक है ना, नेक्स्ट इनपुट स्प्लिट। तो लेट्स सपोज कि भाई ये मेरी इनपुट स्प्लिट 1, ये इनपुट स्प्लिट 2, ये इनपुट स्प्लिट 3 बन गई, ठीक है ना। अब इसमें कुछ डेटा इस तरह से हाई हाउ आर यू डूइंग, हाउ इज योर जॉब, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम इसको इस तरह से ले रहे हैं। तो अब ये जो डेटा है, ये जो इनपुट स्प्लिट है, दिस गो टू दिस मैप रिड्यूसर, ठीक है ना। तो मैप रिड्यूसर का काम क्या है, प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो जो हमारी प्रोसेसिंग होती है, दिस इज गोइंग टू हैपन इन 2 फेजेस, मैप फेज एंड रिड्यूस फेज। और जो मैप है, तो मैप क्या करता है इसमें, मैप हमारा मैप की एक बेसिकली प्रॉपर्टी है कि मैप जो डेटा लेता है ना वो हमेशा की और वैल्यू की पेयर में लेगा, ऑलवेज टेक्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर, राइट। देखते मैं हाँ, मैप को जो इनपुट चाहिए वो भी की वैल्यू चाहिए पेयर में चाहिए, और जो रिड्यूसर को जो इनपुट चाहिए वो भी की वैल्यू पेयर में चाहिए। मैपर की इनपुट भी की वैल्यू पेयर में होगी और आउटपुट भी की वैल्यू पेयर में होगी, सेम फॉर रिड्यूसर, ठीक है ना। तो अब जो मेरा ये फाइल है हाई हाउ यू डूइंग हाउ, सो ये तो इसमें कहीं आपको दिख रहा है कि की वैल्यू पेयर क्या है, सही नहीं, ये तो सिर्फ सिंपल लाइन है, स्टेटमेंट्स है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि इनपुट को जाने से पहले ये इंटरनली मैप रिड्यूसर के पास एक रिकॉर्ड रीडर होता है, ये इंटरनल है, यू डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दोस थिंग्स, हमें सिर्फ कोड लिखना है अपना। ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ ये इंटरनल टू सिस्टम होती है, वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसमें हम लाइब्रेरीज वगैरह यूज करते हैं, वो लाइब्रेरीज ऑटोमेटिकली उनको करती है बेस्ड ऑन आपका जो डेटा सेट है वो किस तरह का है, वो ऑटोमेटिकली उसको की वैल्यू पेयर में डिवाइड कर देता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है कि ये रिकॉर्ड रीडर क्या करता है, इसमें 2 चीजें आ जाती है, बाइट ऑफसेट और एंटायर लाइन। तो ये क्या करता है कि बाइट ऑफसेट मतलब कि स्टार्टिंग ऑफ द लाइन को स्टार्ट करता है 0 से, ठीक है, एंड टेक एंटायर लाइन एज माय वैल्यू। सो बाइट ऑफसेट क्या हो गया, मेरा की हो गया, और ये एंटायर लाइन इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है ना। सो हाई हाउ आर यू, तो 0 से स्टार्ट हुआ, हाई यानी कि 1 2, फिर स्पेस को 3 काउंट किया, 6, फिर स्पेस 7 10, फिर स्पेस 7 11 3 4 14, और ये न्यू लाइन कैरेक्टर आ गया 15। तो नेक्स्ट जो बाइट ऑफसेट स्टार्ट होगा इट विल स्टार्ट फ्रॉम 16, ठीक है। फिर एंटायर लाइन 16 17 18 इस तरह से करके, और जो भी एंड ऑफ द लाइन होगा नेक्स्ट वहां से स्टार्ट होगा। सेम इज गोइंग टू वर्क ऑन पैरेलली ऑन अदर इनपुट स्प्लिट्स, और वो
क्योंकि इनपुट स्प्लिट्स दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दे आर रनिंग इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। तो सबका अपना अपना ऑफसेट सेम उससे स्टार्ट होता है, ठीक है ना, 0 से स्टार्ट होगा ना। हाँ हाँ, क्योंकि हमें की वैल्यू पेयर में चाहिए ना बस। तो जो मेरी मैपर की आउटपुट आई वो समथिंग मैपर को इनपुट मिली की1 कॉमा v1, मतलब की1 v1 की फॉर्म में, लाइक 0 इसकी इनपुट हो गई और इसकी जो वैल्यू हो गई वो हाय हाउ आर यू डूइंग, इट्स गोइंग टू बी इट्स आउटपुट। अब जब हम ये कोड लिखते हैं, बेसिकली जब हम डिफाइन करते हैं तो हमें बताना पड़ेगा ना की का टाइप क्या, डेटा टाइप क्या है, वैल्यू का डेटा टाइप क्या है। तो की हमारी, क्योंकि अब जब हम ले रहे हैं 128 MB, तो यू कैन इमेजिन कि जब हम काउंट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी बड़ी हो सकती है, मिलियंस में आएगी, ठीक है ना। तो वो जो नंबर काफी बड़ा हो जाएगा ना, सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इट एज लॉन्ग राइट, ठीक है ना। तो अब यहाँ जैसे कि हमारा जनरली लॉन्ग होता है, इंटीजर होता है, यहाँ पे जो वो है क्लासेस हैं जो हडूप में डिफाइन करी गई थी मैपरेड्यूस में, वो लॉन्ग राइटेबल, इंट राइटेबल, टेक्स्ट, इस फॉर्म में करी गई थी, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई लॉन्ग के लिए हम ले रहे हैं लॉन्ग राइटेबल, और अगर हमारा टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट लाइब्रेरी होगी, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा हाय हाउ आर यू, सेम इट विल गो टू अदर। अब क्या होगा कि जो इसकी मैपर की आउटपुट होगी, इट विल बी लाइक दिस। अब मैपर में हमने क्या कोड लिखा हुआ है कि अब ये इसको क्या कर रहे हैं, इस लाइन को रीड कर रहे हैं, यानी कि वैल्यू को लेके। अब इसको मैं लॉजिक बता रहा हूँ कि बेसिकली कैसे ये सॉल्व हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि मैंने क्या किया कि इस पूरी लाइन को लिया एज इनपुट, यानी कि जो मेरी वैल्यू थी, वैल्यू को मैंने एज ए इनपुट लिया, ठीक है ना। मैं प्रोसेस कर, मैंने उसको प्रोसेस किया, और जहां पे भी मेरे को स्पेस मिला, बिकॉज स्पेस डिलिमिटर है मेरा यहाँ पे, टेकिंग स्पेस एज डिलिमिटर, और हर एक वर्ड के आगे जिसमें हाई वन लिखता जा रहा हूँ, हाई वन, हाउ वन, आर वन, यू वन, देन हाई वन, लाइकवाइज, राइट। ठीक है, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस जहां भी मुझे स्पेस मिला मैं, यानी कि मैंने कहा कि ये वर्ड हो गया, ठीक है ना। चाहे वो वर्ड अब एक, जैसे एक कैरेक्टर का, 2 कैरेक्टर का, 3 का है, 10 का है, डजंट मैटर, बट अगर मुझे 2 वर्ड्स के बीच में कहीं भी स्पेस मिल रहा है तो मैं उसको एज ए वर्ड काउंट कर रहा हूँ, ठीक है ना, और उसके आगे जस्ट 1 लिखे जा रहा हूँ, चाहे वो कितनी बार भी रिपीटेड है, डजंट मैटर, मैं सबके आगे 1 लिख के जा रहा हूँ, ठीक है ना। इसका भी रीजन बताऊंगा क्यों, ठीक है ना। सेम यहाँ पे जाएगा हाई वन, हाउ वन, आर वन, यू वन, हाई वन, लाइकवाइज, राइट। डिफरेंट होगा, बस मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया था जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो इसको कंफ्यूज मत करना कि ये यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, जबकि हमारा इनपुट तो डिफरेंट था। तो इस डिफरेंट यहाँ पे होना चाहिए हाउ वन, आर वन, यू वन, डूइंग वन, यहाँ पे हाउ वन, इज वन, योर वन, जॉब वन, लाइकवाइज, राइट, इस तरह से होना चाहिए। ओके, अब ये तो आया हाई, अब ये जो एच आई है ये मेरा बन गया यहाँ पे मैपर का इनपुट। सो दिस इज गोइंग टू बी माई, मतलब मैपर का आउटपुट हो गया। तो मेरी जो मैपर की आउटपुट आई, तो इसमें टेक्स्ट मेरा हो गया की, और जो वैल्यू हो गया मेरा हो गया 1। तो यहाँ पे टेक्स्ट इसका जो हो गया, टेक्स्ट मतलब कि ये मेरा इसका हो गया, और जो वैल्यू का जो टाइप हो गया वो हो गया इंटरराइटेबल, राइट। सो हाउ टेक्स्ट कॉमा इंटरराइटेबल, टेक्स्ट कॉमा इंटरराइटेबल, टेक्स्ट कॉमा इंटरराइटेबल, अंडरस्टूड। यहाँ तक कोई डाउट कर सकता हूँ? नहीं सर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जनरली क्या है, जब हम कोड लिखेंगे ना, तो कोड लिखते हैं तो हमें बताना पड़ेगा ना कि भाई मेरे मैपर का जो इनपुट ले रहा हूँ वो किस फॉर्म में ले रहा हूँ मैं। हाँ, मतलब उसका डेटा टाइप, हाँ, डेटा टाइप डिफाइन क्या होगा, और जो मेरा आउटपुट जा रहा है उसका डेटा टाइप क्या होगा। तो ये मेरा इनपुट था, इनपुट में तो सर ये वंस वी हैव टू डिक्लेयर वंस, या मतलब जब भी होगा, या वी हैव टू डिक्लेयर बाय अगेन एंड अगेन हाँ, डेटा टाइप। ये तो हमारा लॉजिक है ना, ये तो एज पर हमारा यूज केस होगा, ठीक है ना। ओके, इस यूज केस के लिए, बट जो हमारी डिफॉल्ट, जैसे हमारी जो क्लासेस हैं वो तो डिफाइंड है ना, जैसे इंटरराइटेबल हो गया, लॉन्ग राइटेबल हो गया, टेक्स्ट हो गया, बुलियन राइटेबल, बुलियंस होते हैं, ठीक है ना। अलग अलग, मतलब हर तरह, हर डेटा टाइप के लिए उसकी क्लास डिफाइंड है, ठीक है ना। नहीं लाइक जैसे हमारे 3 ब्लॉग्स हैं, इसमें हम तीनों अलग अलग, इसमें हाय हाउ आर यू, इसमें हाउ यू डूइंग दिस, हाउ यू जॉब, तो सो वी हैव टू डिक्लेयर लॉन्ग राइट वंस, या मतलब हम तीनों ब्लॉक के लिए अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा? नहीं, सेम रहेगा सेम तीनों। रहेगा। हाँ बिल्कुल, बोल गया,
ये तो प्रोग्राम, या यहाँ तो हम सिर्फ 3 की बात कर रहे हैं, बट जब हमारी प्रोसेसिंग हो रही होगी टेराबाइट्स पेटाबाइट्स पे, तो वहां तो हजारों हजारों करोड़ों इनपुट होंगे। स्प्लिट्स होंगे, करोड़ों इनपुट स्प्लिट्स होंगे एक साथ जो पैरेलली काम कर रहे होंगे। तो उसमें हाँ हम यही वो तो कॉमन ही रहेगा ना, क्योंकि मेरा डेटा तो कॉमन ही आ रहा है ना। हम्म भाई जो मेरी फाइल है उसमें नॉइज हो सकती है, तो उसको तो वो हटा देगा, ठीक है ना। हम्म बट जो मेरा मेन टेक्स्ट है वो तो या तो वो तो टेक्स्ट ही आएगा ना, हमें तो वर्ड्स को ही काउंट करना है ना, वर्ड की यस अक्रेंस को ही काउंट कर रहे हैं ना। सो लाइक वाइज, यस ओके तो अब यहाँ पे क्या है ये होगी मेरी मैपर की आउटपुट। तो मैपर की आउटपुट आई हाई वन, हाउ वन, आर वन, तो मल्टी यहाँ यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है। अब इसमें क्या होगा, इट विल गो टू द रिड्यूसर। अब रिड्यूसर का काम क्या होता है कि मल्टीपल मैपर्स की आउटपुट को रीड करेगा और उसको कंबाइन कर देगा। अगेन रिड्यूसर को भी जो इनपुट चाहिए वो की वैल्यू पेयर में चाहिए। बट अब होगा क्या होता क्या है, रिड्यूसर क्या करता है, इसको भी इनपुट की वैल्यू पेयर में चाहिए। अब ये जहां पे जैसे कि हाई वन हाउ वन आर वन यू वन, हाई वन हाउ वन आर वन यू वन, इस तरह से अगर हम लेंगे तो एवरी टाइम क्या करेगा, रिड्यूसर जाएगा हर एक उसके पास और चेक करेगा कि ओके हाई इतनी बार है, तो उसको वो काउंट करके ऐड करता रहेगा। तो क्या होगा, इससे क्या होगा ना, हमारी जो वो है ना शफलिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, हम क्या इसमें क्या करते हैं कि ऑटोमेटिकली हमारा एक शफलिंग फेज होता है जो बिफोर राइटिंग इट टू द रिड्यूसर उसको शफल और सॉर्ट कर देता है, जिससे कि हमारा जो प्रोसेस है वो थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये क्या करेगा, जितने भी टाइप की सेम टाइप की इनपुट्स होंगे उनको कंबाइन कर देगा, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ की। सो जो मेरा हाई आया वो यहाँ से एक आया, एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, सेम हाउ आया, एक यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया। इन दिस वे इट इज गोइंग टू कंबाइन द इनपुट, और ये जो मेरे शफलर की आउटपुट होगी वो सॉर्ट कर देता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। डिफॉल्ट हमारा की वैल्यू की के बेसिस पे होता है, बट अगर इफ यू वांट टू सॉर्ट इट ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू आल्सो, वैल्यू that can be done, but generally it is better to sort on the basis of key, क्योंकि की हमारी यहाँ पे यूनिक बन रही है ना, ठीक है। तो अब होगा क्या, इसकी वजह से क्या होता है कि जब हम ये इट विल गो टू द रिड्यूसर, तो रिड्यूसर क्या करेगा, फॉर ईच की इट विल एड अप दीज वैल्यूज। सो ये क्या करेगा, हाई के लिए 1 + 1 + 1, सो हाई कॉमा 1 3, देन हाउ कॉमा 3, आर कॉमा 3, लाइकवाइज इट विल गेट द आउटपुट। या अगर जैसे कि हमारे 6 है तो इट विल गिव यू 6, ठीक है, लाइकवाइज। अभी इस कंबाइनर से कंफ्यूज मत करना, मैं कंबाइनर का भी यूज बता रहा हूँ। कंबाइनर बेसिकली हमारा एक और नया कॉन्सेप्ट ऐड हो जाता है कि क्या होता है कि जब हमारे इनपुट जैसे कि जो हमारे जो डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा है ना, तो को क्या करना पड़ता है ना, बहुत ज्यादा नेटवर्क स्विचिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ये तो 1 by 1 जा रहा है ना। जैसे हाई 1 के लिए 1 गया, फिर दोबारा जाएगा, फिर तीसरी बार जाएगा, फिर चौथी बार जाएगा, फिर पांचवी बार जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, वहां से जाएगा। तो लेट सपोज यहाँ पे 1000 थे, तो 1000 टाइम इसको बेसिकली स्विचिंग करना पड़ेगा। इसमें भी कुछ थे 1000 टाइम इसको स्विचिंग करना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ दिस हम क्या करते हैं कि जो मेरा एक कंबाइनर का कॉन्सेप्ट होता है जो कि मैपर साइड में ही काम करता है। तो मैपर कंबाइनर इज ए मिनी रिड्यूसर, बट वो क्या करता है कि रिड्यूसर मेरा हर एक मतलब ग्लोबली काम करता है। ग्लोबली इन द सेंस कि हर एक इनपुट स्क्रिप्ट का जो डेटा है उसको लाता है और उसको कंबाइन करता है, ठीक है। बट जो मेरा कंबाइनर है वो मेरा लोकल रिड्यूसर होता है किसी पर्टिकुलर एक मैपर के ऊपर। तो ये क्या करेगा, जब ये इंटरनली इसमें काम करेगा तो ये क्या करेगा कि इसके लिए आसान हो जाएगा कि जैसे इस केस में हाई 3 थे, तो ये 3 हाई को यहाँ पे 3 ऐड कर देगा, हाउ 4 थे इस तरह से ऐड कर देगा लाइकवाइज। तो जब ये शफलर के पास जाएगा तो शफलर 3 बार ना जाके हाई के लिए, 4 बार हाउ के लिए ना जाके सिर्फ एक ही बार इसको रीड करना पड़ेगा ना। मतलब एक वैल्यू मतलब एक डिक बना के भेज देगा। हाँ, उसने एक बना दिया, यहाँ से भी रीड करेगा। तो इससे क्या होगा कि जब हमारा डेटा बहुत ज्यादा डुप्लीकेट डेटा है ना, तो उस केस में कंबाइनर हमारा परफॉर्मेंस एनहांसर का काम करता है, ठीक है ना। तो अगर इस तरह का सिनेरियो है तो वहां पे हम कंबाइनर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड हो जाता है, बट इट विल परफॉर्म बेटर। इट इज ए परफॉर्मेंस ट्यूनिंग मेथड when we are having a lot of duplicate data is there। ठीक है।
तो यहाँ पे ये इस वजह से ये रिड्यूसर इजी हो जाता है, एंड रिड्यूसर का काम भी, फिर शफलर का काम आसान हो जाता है, तो देन इट्स गोइंग टू बी रिड्यूसर। तो थिंक अबाउट कि जब हमारा जो डेटा है बहुत ज्यादा है और डुप्लीकेट्स ही बहुत ज्यादा है, तो उसको बार बार लूप में जाने की जरूरत नहीं है। सो इट इज इंक्रीजिंग इज एफिशिएंसी टू मल्टीपल टाइम, और एक्सपोनेंशियली करता है, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्ट किया, दैट्स व्हाई दिस कॉन्सेप्ट की, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारे ऐसे ही नहीं आ जाते। तो जब उन्होंने टेस्ट किया था, तो विदाउट कंबाइनर लेट्स से इट वाज टेकिंग अराउंड एन आवर in 1 terabyte of data, सेम उसके लिए। और नोड आई थिंक इट वाज 100 नोड क्लस्टर, इट वाज टेकिंग एन आवर, ठीक है। अब उसी को जब हमने कंबाइनर पे किया, सो इट टुक फ्यू मिनट्स में होगा, तो कितना ज्यादा एफिशिएंट हो गया सिस्टम। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। क्लियर है? यस। So in this way we are going to do the the writing of the reading of the data. Clear है? यस। हाँ, ये देखो, ये हैं जो बेसिकली इनपुट फॉर्मेट्स होते हैं जो डिफाइंड है। हालांकि अभी तुम्हें इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वी आर नॉट गोइंग टू यूज देम, बट जस्ट फॉर दिस सेक आई एम गोइंग टू टेल यू। जो टेक्स्ट इनपुट फॉर्मेट होता है वो डिफॉल्ट होता है, जो अभी हमने डिस्कस किया कि बेसिकली बाइट ऑफसेट को एंटायर लाइन उस जो की वैल्यू पेयर में डिवाइड करता है। दूसरा होता है हमारा की वैल्यू इनपुट फॉर्मेट। की वैल्यू इनपुट फॉर्मेट में क्या होता है बेसिकली, ये लेता है कि जैसे कि मेरा टैब सेपरेटर लेता है, तो टैब से पहले जो भी कुछ होगा दैट विल बी काउंट एज इनपुट, और टैब के बाद जो भी होगा दैट विल बी काउंटेड एज आउटपुट, राइट? ओके। तो जैसे कि 1 टैब है मेरा, इसमें टैब के एक टैब के बाद आपके पास 10 टैब, डजंट मैटर, बट इट विल ऑलवेज लुक फॉर फर्स्ट टैब। फर्स्ट टैब से पहले जो भी कुछ होगा वो की बन जाएगा, फर्स्ट टैब के बाद जो भी कुछ होगा वो वैल्यू। ठीक है ना? यस। इसके अलावा ये तीसरा होता है हमारा सीक्वेंस फाइल फाइल इनपुट। इनपुट। बेसिकली होता है हमारा व्हेन वी आर वर्किंग विद अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सेट, जैसे कि ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, इमेजेस है, तो वहां पे हमारा कोई फॉर्मेट तो अब जैसे वीडियो है, वीडियो में कैसे पता चलेगा कि भाई हमारा क्या ऑफसेट है क्या नहीं, पूरा वीडियो तो कॉन्टिन्यूअस चलता है। तो इस केस में क्या करते हैं हम, सीक्वेंस फाइल इनपुट फॉर्मेट को करते हैं, ये इंटरनली फाइल्स को डिवाइड करता है, ठीक है ना? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और जो हमारे क्लासेस डिफाइंड है वो जैसे इंट के लिए इंट राइटेबल है, फ्लोट के लिए फ्लोट राइटेबल, लॉन्ग के लिए लॉन्ग राइटेबल, डबल के लिए डबल राइटेबल, स्ट्रिंग के लिए टेक्स्ट होता है, ठीक है ना? इसके अलावा जब हम हडूप को रन कराते हैं, विच इज अगेन नॉट रिक्वायर्ड इन योर केस, तो हम बेसिकली सम जार फाइल्स होते हैं, उसमें क्लास, ड्राइवर क्लास का नाम डिफाइन करते हैं, व्हाट इज माय इनपुट फाइल, व्हाट इज माय आउटपुट डायरेक्टरी, और फिर हम उसको रन करा देते हैं। तो और ये नॉन एग्जिस्टेंट होनी चाहिए तभी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट रन टाइम पे बनाता है, और क्योंकि हम पार्ट फाइल्स में बनाता है ना, पार्ट -FN0, जैसे कि हमारी फाइल 128 MB से अगर आउटपुट ज्यादा आ रही है तो पार्ट फाइल में डिवाइड कर देता है, पार्टीशंस में डिवाइड करेगा, क्योंकि अब ब्लॉक तो मैक्सिमम ब्लॉक का साइज तो हमारा क्या हो सकता है 128, तो उसके बाद वो ऑटो, इसलिए वो पार्ट फाइल में, जैसे कि अगर मेरी 500 MB की फाइल है, आउटपुट फाइल बन रही है, तो वो उसको 500 को 128 करके डिवाइड कर, क्योंकि इनपुट फाइल तो डेफिनेटली हमारी बड़ी होगी, तो इनपुट फाइल जिसका तो हम पाथ देते हैं, तो वो तो ऑटोमेटिकली, चाहे फाइल मेरी 1 GB की हो, 10 GB की हो, 1 TB की हो, उसको तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करेगा ही, ठीक है ना? इनपुट स्प्लिट में पहले ब्लॉक में डिवाइड करता है, या जब अगर मेरी ऑलरेडी HDFS में है, पड़ी है फाइल, पहले जब हम HDFS में उसको लेके जाएंगे फाइल को, इनपुट फाइल को, तो ऑटोमेटिकली उसको डिवाइड कर देता है 128 MB के फाइल में, और जब हम रीड करते हैं तो उसको एज ए इनपुट स्प्लिट में कन्वर्ट करता है, ठीक है? सर ये बाय डिफॉल्ट 128 करता है या 64 में करता है? नहीं, Hadoop 2.0 के बाद से डिफॉल्ट 128 ही है। इवन जितने भी हमारे क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो AWS हो, GCS हो, गूगल क्लाउड, या फिर एज्योर है, सब बाय डिफॉल्ट 128 ही है। ओके, ठीक है, और वो भी मैं बताऊंगा तुम्हें अभी के जो किस फाइल में हम ये जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है, किस फाइल में ये सारी चीजें रखते हैं और कहाँ से हम चेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है? ओके, वो सारी फाइल से भी दिखा दूंगा। तो ये हमारा हो गया है, ये अच्छा हुआ ये फाइल मिल गई मेरे को, नहीं तो ये बहुत सारी चीजें ना जो लिखने में और उसमें बहुत वो आ जाता है।
ये अभी एडवांस कॉन्सेप्ट है, बट वी डोंट नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स, क्योंकि अब यूज में नहीं है ये सारी चीजें। ठीक है, जॉइंट्स यूज नहीं अब। हो रही है, बट अब ये जो चीजें यूज हो रही हैं वो बेसिकली हमारी स्पार्क के थ्रू है। तो वो ये सारी चीजें मैं स्पार्क के थ्रू चीजें हम करेंगे, क्योंकि जो करना है आगे मेन वही है। अभी तो मैं सिर्फ ये चीजें समझा रहा हूँ तुम्हें, जिससे कि तुम्हारा थोड़ा बैकग्राउंड भी पता चले। ठीक है ना? ओके। हाँ, ये तो पता ही कल था। से स्पार्क्स होगा स्टार्ट। कल कल नहीं, कल तो मैं हूँ नहीं, परसों। अच्छा ठीक है। स्पार्क नहीं, पहले हम करेंगे थोड़ा सा डेटाब्रिक्स, फिर हम स्पार्क शुरू करेंगे। पहले डेटाब्रिक्स का तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं, और अ, उसको एक बार डाउनलोड वगैरह करके, सो दैट यू कैन ऑल्सो गो थ्रू इट, क्योंकि डेटाब्रिक्स का आजकल यूज बहुत ज्यादा है। ठीक है ना? ठीक है सर। और तो आप संडे को कराना सर डेटा ब्रेक, आज मत कराना। संडे को ही होगा, आज तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा एक्चुअली क्या है कि कोई इवेंट है ऑफिस का, तो ठीक उसके है लिए सर। मैं जा रहा हूँ, आज बाहर जा रहा हूँ। ठीक है। हाँ, दोपहर में सर फ्लाइट। ये दोनों वीडियोस मुझे शेयर कर देना। ये विनीत जी करेंगे ना, ये सारी उनके हाँ पास है। विनीत विनीत। सर को ही कह रहा हूँ मैं। हाँ, अच्छा अच्छा, मुझे लगा मुझे मैं भी। एक बार गो नहीं नहीं गो थ्रू कर लूंगा ना एक बार और हाँ, ये समझ। देखो ना, ये जो मैं बता रहा था हडूप, इसमें एच डी एफ एस भी कर सकते हो, हडूप डी एफ एस हाइफन पुट। तो ये वेदर डॉट टी एक्स टी फाइल है ये बेसिकली, और ये टारगेट हमारा सिस्टम है। टारगेट का मतलब हमारा होगा एच डी एफ एस। तो ये टारगेट नेम ठीक है। नोड का हमें पाथ देना होता है, तो ऑटोमेटिकली जो मेरी ये वेदर डॉट टी एक्स टी फाइल थी, ये मेरी लोकल में है अभी, तो लोकल से एच डी एफ एस में चली जाएगी। ठीक सेम हम कॉपी फ्रॉम लोकल भी कर सकते हैं। ठीक है ना? ठीक ये एक ही कमांड है, पुट करो या कॉपी फ्रॉम लोकल, या उल्टा करना है गेट करो या फिर कॉपी टू लोकल, तो उल्टा हो जाता है। तो ठीक टारगेट यानी कि हमारा एच डी एफ एस से हम लोकल में आएंगे। ठीक है ना? जैसे कि ठीक। हमें वापस डेटा भी तो चाहिए ना, अब क्लाइंट को भेजना है, तो यानी कि वो लोकल में भेजना है। तीसरा होता है डिस्क सीपी करके होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉपी, टू मूव द डेटा। तो एक क्लस्टर से अगर दूसरे क्लस्टर में मुझे भेजना है, तो उसके लिए मैं डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क कॉपी यूज करता हूँ। ठीक है ना? ठीक। आई थिंक वी हैव डन विद दिस, राइट? थैंक यू। अब लेट्स मी ओपन रियल 3, जो भी हमने अभी डिस्कस किया है ना, उसके लिए। ठीक है, तो ये मैं बता रहा था, जो हमारी कोर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है, कोर साइट डॉट एक्सएमएल, एचडीएफएस, यार्न, मैपरेड्यूस, तो ये हमारी 4 कोर कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। इसके अलावा एक एनवायरनमेंट डॉट एसएचओ भी होती है, जो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को स्टोर करती है। ठीक है? चलो पहले ये बताओ तुम्हें थोड़ा सा क्या समझ में आया है, इससे ये पता चलेगा। इसका आंसर क्या है, ट्रू है फॉल्स है? सेकेंडरी नेम नोड इज अ होल्ड बैकअप। इज अ हॉट बैकअप फॉर नेम नोड, ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है सर। क्यों, रीजन? सेकेंडरी क्योंकि जो नेम नीड होती है वो आंसर आंसर तुम्हारा सही है, बट रीजन बताओ। सर नेम नोड सेकेंडरी जो मेन होती है उसी पे सारा का सारा डेटा मतलब मेटा डेटा को होल्ड करता है ना, हाँ, नेम नोड इसलिए। नहीं, बट सेकेंडरी नेम नोड हॉट बैकअप क्यों नहीं है? क्योंकि जो मेन नोड नेम नोड होती है वो वही होल्ड करता है ना मेटा डेटा को, हाँ, इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल, बट अगर वो डाउन हो गई,
नेम और नोड नेम नोड भी डाउन हो जाती है। हो नहीं जाती है, अभी बताया तो था तुम्हें। वो डेटा डेटा नोड होता ना, वो तो शायद रहता है। नहीं नहीं, डेटा नोड तो कमोडिटी हार्डवेयर है, वो तो डाउन हो ही सकती है, मेरी नेम हम्म नोड भी डाउन हो सकती है। मैंने बताया था कि आ, जो हमारे सर्वर है, नेम नोड क्या है, सर्वर ही तो है, सर्वर भी तो हम्म डाउन होते हैं ना। होते हैं। तो सर्वर भी डाउन हो सकते हैं, हाँ रेयर है, दिस इज रेयर कि ये डाउन होगी, बट बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। मुझे तो ये रीजन है कि उसमें मेटा डेटा होल्ड करता है तो उसकी। हाँ तो मेटा डेटा होल्ड करते हैं, ये डाउन होती है, बट तुम शायद कॉन्सेप्ट भूल गए। वी हैव गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंड बाय नेम नोड। मैंने बताया क्या है स्टैंड, अगर नेम नोड डाउन है तो स्टैंड बाय नेम नोड ऑटोमेटिकली टेक ओवर कर लेता है ना, बिकॉज ऑफ ज़ूकीपर। और जो हमारा यस। स्टैंड बाय नेम नोड है, वो एग्जैक्टली रेप्लिका है मेरा नेम नोड का। ओके। तो अगर मेरा नेम नोड डाउन होता है तो स्टैंड बाय नेम नोड टेक ओवर कर लेता है एज सेकेंडरी नेम नोड, बट स्टैंड बाय नेम नोड बट सेकेंडरी नेम नोड है। ये हमारा कॉन्सेप्ट था हडूप 1 में। हडूप 2 में तो ये ऑप्शनल है, अगर हमें रखना है तो रखें, नहीं रखना है तो नहीं रख सकते, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक। ठीक है। ओके, सो बेसिकली अभी हमने देखा कि ट्रेडिशनल वे में हमारा डेटा कैसे स्प्लिट होता है, कि उसको डेटा को हमें मैन्युअली स्प्लिट करना पड़ता है, फिर हम उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग लगाते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या दे रखा है, थ्रू थ्रू बेसिकली ग्रैप वगैरह से दिया हुआ है, बट अगर हम कोई और भी प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो उसमें हमें कोड लिखना पड़ता है। फिर फाइनली जो हमारे अलग अलग में भी पार्टीशंस हुए थे, पार्टीशन ऑफ डेटा पे, फिर उनको मैच करते हैं और फिर फाइनली उनको कंबाइन करना पड़ता है। तो बट ये सारा जो प्रोसेस है हमारा मैनुअल प्रोसेस है। सो अगर डेटा हमारा बड़ा नहीं है देन इट इज फाइन, क्योंकि ट्रेडिशनल वे में हम कर भी रहे थे, मतलब 20 टेराबाइट तक तो हम ये काम कर ही रहे थे ना। हम्म हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम्स दे वर केपेबल एनफ टू वर्क, बट जैसे ही हमारा डेटा बढ़ रहा है उसके बाद प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। और जब हम मैनुअली कर रहे हैं तो इट इज ए वेरी टीडियस टास्क, राइट। यस। अब हडूप क्या करता है बेसिकली, मैप्रोड्यूस में क्या होता है कि जो हमारा डेटा है वो ऑटोमेटिकली, जो जितना भी हमारा मैप्रोड्यूस का पार्ट है ये ऑटोमेटिकली होता है। द ओनली थिंग इज हमें मैपर और रिड्यूसर का कोड लिखना है, कोड इन द सेंस के लॉजिक तो हम ही बताएंगे ना, और लॉजिक होगा हम्म एज पर हमारा यूज केस होगा। भाई अगर हमें वेदर फोरकास्टिंग करनी है मुझे और वर्ड काउंट करना है तो दोनों का लॉजिक अलग हुआ ना। हम्म लॉजिक मुझे मैप रिड्यूसर का लिख रहा है, बट ये जो काम हो रहा है कि स्प्लिटिंग, फिर प्रोसेसिंग, फिर कंबाइनिंग एंड गेटिंग द आउटपुट, ये सारा हमारा ऑटोमेटिकली होता है सिस्टम के मैप मैं रिड्यूस। प्रोड्यूसर। बट हमारा काम क्या है कि हम तो सिर्फ लॉजिक लिख रहे हैं कि बस ये करेगा कैसे, प्रोसेस कैसे होगा, वो प्रोसेस कि मेरा एज पर द यूज केस मुझे वेदर फोरकास्टिंग का करना है या फिर मुझे हेल्थ केयर का कुछ डेटा का एनालिसिस करना है, तो जो एनालिसिस करना है वो तो सबके लिए अलग होगा ना, हर यूज केस के लिए अलग होगा, तो वो ही कोड मुझे लिखना है। बाकी इसके अलावा जो भी काम है वो सारा मेरा फ्रेमवर्क कर रहा है, ठीक है ना। ठीक। और देर इज नो लिमिट ऑन दी लाइक हाउ वी आर वेरी बिग डेटा वी आर डीलिंग विद, क्योंकि यहाँ तो क्या है, हमें तो नंबर ऑफ क्लस्टर्स बढ़ाना है, नंबर ऑफ मशीन्स बढ़ानी है क्लस्टर पे, ऑटोमेटिकली स्केल होता चला जाएगा, ठीक है ना। यस। तो वो चीजें, उन चीजों के बारे में हमें सोचना ही नहीं है। और जब से हम्म क्लाउड आ गया है, इवन हमें क्लस्टर के बारे में भी नहीं सोचना है, हमें तो रिसोर्सेज के बारे में नहीं सोचना है। अब तो काम इतना आसान है, अब मतलब बढ़ता जा रहा है काम, बट कॉम्प्लेक्स होती जा रही है चीजें, बट बहुत सारी चीजों को तो रिड्यूस कर दिया गया है। अब जैसे अगर मैं क्लाउड की बात करता हूँ तो क्लाउड पे तो हमें ये काम भी करने की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ अपनी क्लाउड पे अपनी फाइल को लेके आना है, लॉजिक लिखना है, बस इतना ही काम रह गया है फिलहाल देखा जाए। बट वो कॉम्प्लेक्सिटी, बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ व्हाट वी आर प्रोसेसिंग, वो चीजें देखनी है। तो अभी हमारी एडिशनल जो कॉम्प्लेक्सिटीज थी वो रिड्यूस होगी ना। अब हमारा काम ये यस सर। है कि तुम प्रोसेसिंग करो बस, बाकी काम हम देख लेंगे। अब वो क्लाउड प्रोवाइडर्स ने बोल दिया कि हमारा काम है वो, उसके लिए तुम हमें पे कर रहे हो, तुम अपना सिर्फ प्रोसेसिंग पे ध्यान दो, ठीक है ना, बाकी सारा काम हम देख लेंगे, ठीक है ना। अभी क्या है कि मैप रिड्यूस के टाइम पे हमें बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशंस करनी पड़ती थी, इवन स्पार्क में हमें बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशंस करनी पड़ती थी। अभी क्या लेटेस्ट वाले में मैं तुम्हें बताऊंगा, जो लेटेस्ट में जो हम काम पहले मैनुअली करते थे, या उसके लिए हमें इवन कुछ फ्यू लाइंस का कोड भी लिखना पड़ता था, अब वो हमें कोड भी यस सर। नहीं लिखना पड़ता, सिर्फ एनेबल करना है कि हाँ ये सर्विस मुझे चाहिए, वो ऑटोमेटिकली एनेबल हो जाती है। बट वही है, हर चीज का एवरी ऑप्टिमाइजेशन कॉस्ट टू थिंग्स, आइदर यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स और यू हैव टू पुट मनी। अभी क्या है कि उन लोगों यस। ने
एफर्ट्स भी मत डालो, तुम पैसा दो बस। तो हर एक नई सर्विस के लिए वो नया ऐड कर देते हैं कि अच्छा अच्छा ये फोटो यूज करोगे तो इससे क्या आपकी प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो जाएगी, बट पैसा बढ़ गया, डबल कर दिया। मतलब जो प्रोसेसिंग में 1 DBU लगता था उसमें फोटो ऐड करो तो 2 DBU लग जाता है, डेटाब्रिक्स यूनिट पर यूनिट होता है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेटर। जस्ट जस्ट ठीक है। वही है ना, मैं जब चीजें पता होती है ना तो यहाँ से बंदा कहीं भी पहुंच जाता है। मेरे साथ भी वही होता है, कभी कभी मैं एक्स से जेड पे पहुंच जाता हूँ, वाई को बीच में भूल जाता नहीं सही है, नॉलेज मिलती है। हूँ। अब ये है कि हम मैप रिड्यूस पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि यही चीज अब हमारी सब हर जगह यूज हो रही है, मतलब बैकग्राउंड में यही चल रहा है, ठीक है। हमें हमें इसकी भी टेक केयर करने की जरूरत नहीं है, बट वी शुड नो दीज कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि जब हम इंटरव्यू में बैठते हैं ना तो जब हमें सारी चीजें पता है तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि जो हम बोल रहे हैं वो सही है। और वो कैसे आता है, इंटरनल वी डोंट नो व्हाट थिंग्स आर रनिंग इन द बैकग्राउंड इटसेल्फ। तो सामने वाला अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन पूछ ले, घुमा दे क्वेश्चन को, और पूछ लेता है कि भाई व्हाई मैप रिड्यूस, व्हाई वी आर डूइंग इट एंड हाउ वी आर डूइंग इट इन पैरेलल, हाउ वी आर ब्रिंगिंग द कोड टू द डेटा, कैसे हो रहा है काम, हो रहा है बैकग्राउंड में। बट अगर पूछ लिया, अगर हमें नहीं पता है तो वी आर नॉट एबल टू आंसर। तो वो कहता है कि अच्छा ये तो भाई बुकिश बंदा है, मतलब पढ़ के आया बस, इसको नहीं पता कुछ। आज भी मैं बता रहा हूँ, अभी मैंने इंटरव्यूज लिए है, मैं बंदे से 4 क्वेश्चन पूछ के बता देता हूँ कि ये एक्चुअली में इसने काम किया या पढ़ के आया, सिर्फ। और बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछने होते हैं, क्योंकि जितना तुम बेसिक पूछोगे ना बंदे से, अगर उसने काम किया होगा तो उसे बेसिक पता होंगे। क्योंकि यस। अभी क्या है, कोई अगर जैसे इंटरव्यू के क्वेश्चन पढ़ के आया है तो वो क्या करता है कि सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पढ़ता है। वो एक्चुअली उसका कैसे मतलब फ्रेमवर्क काम करता है या फिर कैसे आर्किटेक्चर काम कर रहा है, उसको वो डिटेल में नहीं पढ़ेगा। हाँ हाँ, यस। मुझे आंसर देना है उसके, अगर किसी ने मुझसे आंसर क्वेश्चन पूछा तो मैं उसके आंसर के हिसाब से पढ़ के जाता है, वो वहीं पे फंस जाता है। तो वो सारी चीजें हमें नहीं करनी है। आई वॉन्ट कि जब तुम इंटरव्यू के लिए जाओ तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ, हाँ भाई मुझे सब आता है और मैंने काम किया है। हो सकता तुमने उतना काम नहीं किया है, बट जो तुमने काम किया है, तुमने उसी काम को डेटा इंजीनियरिंग में कैसे करना है, वो हमें वो काम करना है, ठीक है ना। बट तो यहाँ पे क्या है कि अब जैसे अब हमारा, अब हमने डेटा को स्टोर कर रखा है, ठीक है ना। ABC 3 ब्लॉक है, जैसे कि मैप टास्क दिखाया और HDFS ब्लॉक है, तो ये ग्रीन कलर में HDFS ब्लॉक है। तो ये 3 अलग अलग नोट्स रैक में पड़ा हुआ है डेटा, ठीक है ना। अब मुझे इसे प्रोसेस करना है, तो अब ये मानो कि जो 3 रैक्स हैं, ये डेटा सेंटर में एक पे भी हो सकती हैं और डिफरेंट पे भी हो सकती हैं, ठीक है ना। अभी हम ये मान रहे हैं कि चलो एक ही डेटा सेंटर है, बट मैकेनिज्म तीनों का डिफरेंट होगा, कैसे काम करेगी, प्रोसेसिंग कैसे हो रही है। तो पहला है कि जहां मेरा डेटा है, जिस रैक में मेरा डेटा है और जिस रैक की मशीन पे मेरा डेटा है, मैं उसी मशीन के नोड मैनेजर से, यानी कि वहीं पे मैंने प्रोसेसिंग भेजी, वही उसी पे मैं प्रोसेसिंग करा रहा हूँ, उसी डेटा पे, उसी ब्लॉक में, ठीक है ना, उसी मशीन पे जाके। तो ये बोलता है हमारा डेटा लोकल। जिस मशीन पे मेरा डेटा है मैं उसी मशीन पे प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, तो दोनों एक ही मशीन पे हो गए ना, प्रोसेसिंग भी वही है मेरा और डेटा भी जहां है मेरा, उसी मशीन से मैं प्रोसेसिंग कर रहा हूँ। तो ये यस। कॉल्ड एज डेटा लोकल, ये फास्टेस्ट होता है, ठीक है ना। सबसे फास्ट यही होगा ना। पास में इसी है, सही है। तरह ये कॉन्सेप्ट हो सकता है यहाँ पे, ये हो सकता है कि भाई इस केस में हो सकता है कि ये वाली जो मशीन थी जहां पे ये मेरा ये जो मेरा डेटा है, ये वाली मशीन, ये काफी बिजी है प्रोसेस करने में अदर टास्क। तो इसका जो नोड मैनेजर है वो फ्री नहीं था, बट डेटा तो मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, इसके जो क्लोजेस्ट वाली मशीन है, या तो यहाँ से या फिर यहाँ से, ठीक है ना, जो भी मतलब नोड मैनेजर है इसके क्लोज वाला, उससे बोलूंगा कि यार तू प्रोसेस कर दे। तो ये यहाँ से प्रोसेस कर रहा है। तो ये क्या है कि रैक सेम है, बट फ्रॉम द डिफरेंट नोड मैनेजर वो प्रोसेस कर रहा है डेटा को, ठीक है।
क्योंकि इस मशीन पे जो नोड मैनेजर था वो अवेलेबल नहीं है, वो बिजी है दूसरे काम करने में। ये बिजी था दूसरे काम करने में। तो मैंने इसके आसपास वाली मशीन जो भी फ्री थी नोड मैनेजर था उससे कहा कि भाई चल ठीक है तू कर। दिस इज कॉल्ड रैक लोकल। मतलब डेटा है दूसरी मशीन पे बट सेम रैक में, ठीक है। ये आता है मेरा सेकंड कॉन्सेप्ट। दिस इज ऑल्सो गुड बट थोड़ा सा मतलब इसमें इससे थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, क्योंकि सेम मशीन से करेंगे, क्योंकि अब यहाँ से इसको बात करने में, इस मशीन से कनेक्ट करने में, कनेक्शन में थोड़ी लेटेंसी तो आएगी ना। यहाँ तो लोकल है, यहाँ तो लोकली काम चल रहा है ना। अब सेम एग्जांपल है कि भाई हम किसी काम को कराने जाते हैं, अगर हम लोकली कोई काम करा रहे हैं तो फास्ट जल्दी हो जाता है ना हमारा। अब उसी काम के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है, जैसे फरीदाबाद से मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो वो आने जाने का टाइम लगा ना। यस। सेम यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक इसको आना जाना बात करना, तो वो जो प्रोसेसिंग का टाइम लगेगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तीसरा केस आता है कि भाई हो सकता है यार इस पूरी की पूरी रैक में सारी मशीन ही बिजी है, जब हमारा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेट्स से क्लस्टर छोटा है और ज्यादा डेटा पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जितने भी नोड मैनेजर्स होंगे सारे के सारे बिजी होंगे, बिजी पड़े हुए हैं, सारे बिजी चल रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, आई एम ट्राइंग टू प्रोसेस इट थ्रू नियरेस्ट रैक, मतलब जो उसकी दूसरी रैक से, रैक की दूसरी, इस रैक से नहीं दूसरी रैक से कराऊंगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है दिस कॉल्ड एज ऑफ रैक मैकेनिज्म, ठीक है। ठीक। ऑफ रैक, ऑफ रैक मैकेनिज्म। तो तीन हो गए, डेटा लोकल, रैक लोकल एंड ऑफ रैक मैकेनिज्म, ठीक है ना। So this is how we process the data. वगैरह क्लियर। अब ये एक एग्जांपल सिंपल दिया हुआ है कि भाई अगर मेरा स्कूप के थ्रू है, स्कूप क्या करता है, मेरा स्ट्रक्चर डेटा के लिए होता है, कोई CSV फाइल फॉर्मेट से, तो स्कूप के थ्रू मैंने डेटा को HDFS में स्टोर कर दिया, फिर वहां से मैप फंक्शन लगाया टू रीड दैट फाइल, CSV फाइल। फिर जो भी मेरा लॉजिक रहा होगा, जो भी लॉजिक है, वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट, कोई भी मतलब प्रोसेस कर रहे हैं हम फाइल को, CSV फाइल को, उसकी जो आउटपुट आएगी वो रिड्यूसर के पास जाएगी, रिड्यूसर की आउटपुट मेरी फाइनल आउटपुट हो जाएगी और फिर हम उसको HDFS में स्टोर कर देंगे, राइट। सो दिस इज हाउ वी जनरली, दिस इज आवर यूजुअल प्रोसेस। किसी भी फाइल को हम पहले लेके आएंगे HDFS में, फिर उसके ऊपर हम प्रोसेसिंग लगाएंगे, प्रोसेसिंग लगाने के बाद आउटपुट को अगेन इट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन HDFS, और फिर वो वापस जाएगी क्लाइंट के पास इफ दे वांट इट, राइट। नहीं तो आउटपुट हमारा HDFS में स्टोर तो रहेगी, ठीक है। until unless we are not going to delete it, जब तक हम स्पेसिफिकली इसको डिलीट नहीं कर रहे हैं तो हमारा डेटा तो रहेगा ना एज इट इज। यस। अब ये है कि भाई हमारा जो मैप रिड्यूस आर्किटेक्चर है वो काम कैसे करता है। अब ये सारी वो जो हमने अभी डिस्कस किया है ना, अब अभी तो हमने आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया था। अब जो हम बात करेंगे वो इंटरनली थोड़ा बात करेंगे कि उसके अंदर भी, नोड मैनेजर के अंदर भी, नोड मैनेजर तो मैनेजर है, ठीक है ना। अब जैसे कि हम बात करते हैं कि एक जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो थोड़ी काम करता है, तो काम करवाता है ना, वो देता है टीम लीड्स को, टीम लीड्स देते हैं जूनियर इंजीनियर को काम देता है। एक्चुअली काम कौन कर रहा है, डेवलपर। एक्चुअल काम डेवलपर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो काम करते हैं कंटेनर्स, ठीक है ना, क्लियर। यस। हाँ, तो ये भी ऐसे करता है कि क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट दिया है कि भाई मुझे एक फाइल प्रोसेस करना है, तो रिसोर्स मैनेजर के पास गई, रिसोर्स मैनेजर ने कहा अच्छा ठीक है भाई ऐसा करो, नोड मैनेजर को डिवाइड कर दिया, तो नोड मैनेजर यू कैन टेक इट एज टीम लीड टाइप। अब वो क्या करेगा, एक रिसोर्स मैनेजर एक और काम एक और बंदे को असाइन कर देता है, दैट इज एप्लीकेशन मास्टर। तो वो क्या होता है, एप्लीकेशन मास्टर इज वन पर एप्लीकेशन, वो उस एप्लीकेशन को पूरा टेक केयर करता है कि अच्छा जैसे कि 1 GB की फाइल थी तो 8 ब्लॉक्स पे डेटा प्रोसेस हो रहा होगा, तो उन सबको 8 कंटेनर जो क्रिएट करेंगे उन कंटेनर्स के साथ ये कोऑर्डिनेट करता है, और जैसे ही काम कंप्लीट हो जाता है ये खुद को किल कर देता है, ठीक है ना, और रिजल्ट रिटर्न बैक टू क्लाइंट, ठीक है ना। सो इस फॉर्म में पूरा प्रोसेस हमारा चलता है, ठीक है।
जो क्लाइंट के पास वापसी डेटा जाता है रिजॉल्व होने के बाद, वो रिसोर्स मैनेजर के वाया होके जाता है ना। हाँ, मतलब रिसोर्स मैनेजर को बेसिकली क्या है, रिसोर्स मैनेजर तो एप्लीकेशन मास्टर ने अपना मेंटेन टास्क करता है कंप्लीट चीजों किया। को। वो जैसे इनके पास तो ये आता है कि कंप्लीट हो गया है। वो तो क्लाइंट को जब आउटपुट जाती है तो बेसिकली यहाँ पे होती है हमारे ड्राइवर नोड होता है, ठीक है ना। वो हम डिस्कस करेंगे जब हम स्पार्क का फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे, तो वो भी क्लाइंट आर्किटेक्चर है, तो उसमें ड्राइवर होती है और एग्जीक्यूटर्स होते हैं। तो एग्जीक्यूटर हमारे, जैसे यहाँ पे स्लेव नोड है, वहाँ पे उनको एग्जीक्यूटर्स बोलते हैं, और जो यहाँ पे मास्टर नोड है वो हमारी ड्राइवर नोड होती है। तो ड्राइवर क्या होता है, वो क्लाइंट मशीन पे भी हो सकता है और विद इन द क्लस्टर भी हो सकता है, दोनों दोनों होते हैं, ठीक है ना। सो विल टॉक अबाउट इट। अभी तो समझो कि क्लाइंट कोई एक्सटर्नल एजेंसी है, ठीक है ना। जैसे कि तुम जो कि रिक्वेस्ट कर रहा है, जैसे कि वो मेरा सिस्टम भी हो सकता है कि मैंने अपने सिस्टम से रिक्वेस्ट करी रीड एंड राइट की, तो वो जाएगा क्लस्टर के पास। तो क्लस्टर में अगर हम राइट कर रहे हैं तो नेम नोड के पास जाएगा, रीड कर रहे हैं तो रिसोर्स मैनेजर के पास जाएगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। हम्म, तो वैसे ही वो पूरा प्रोसेस चलता है जो हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। अब ये क्या है कि जैसे कि क्लाइंट सबमिट करता है जॉब, जाती है रिसोर्स मैनेजर के पास। अब अगेन क्लस्टर लेवल रिसोर्स मैनेजर, तो ये हाई एंड मशीन पे होता है, तो इसकी लाइन बहुत लॉन्ग होती है, हाई क्वालिटी हार्डवेयर पे होता है। ये भेजता है रिक्वेस्ट नोड मैनेजर को, कि जो नोड मैनेजर क्या होता है, हर एक डेटा नोड पे एक नोड मैनेजर होता है, और इसका काम होता है कि जितनी भी रिसोर्सेज प्रोवाइड करनी है उस पर्टिकुलर टास्क के लिए, उस नोड पे जितने भी काम कर रहे होंगे, डेटा नोड पे जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, उस सब इस नोड मैनेजर का काम है कि भाई तेरे को रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, ठीक है। फिर होता है जॉब हिस्ट्री सर्वर, जो कि हमारी जितनी भी हमारी जॉब्स हैं सबमिट करी हैं, टर्मिनेट हुई हैं, एप्लीकेशन मास्टर जितनी बार टर्मिनेट हुआ है, वो सारा जो डेटा होता है वो एप्लीकेशन जॉब हिस्ट्री सर्वर के पास होता है। तो बेसिकली ये हिस्ट्री मेंटेन करता है पूरा हमारा, क्या हुआ है कैसे हुआ, ठीक है। फिर ये एप्लीकेशन मास्टर, एज आई टोल्ड यू, इट इज वन पर एप्लीकेशन। इसकी शॉर्ट लाइफ होती है, क्योंकि जैसे ही काम कंप्लीट होता है ये खुद को किल कर, और नोड मैनेजर इसको स्टार्ट करता है। जैसे कि मेरा एक वन जीबी की फाइल को मुझे प्रोसेस करना है, तो 8 नोड पे काम चल रहा होगा, तो उस 8 नोड को ये टेक केयर करेगा। ये एप्लीकेशन मास्टर देखेगा, सबसे कोऑर्डिनेट करता रहेगा कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। और ऑल्सो इट ऑल्सो नेगोशिएट्स विद द रिसोर्स मैनेजर, कि जो भी हमारे टास्क शेड्यूल करना है वो सारा नेगोशिएट भी करता है उसके साथ। अब एक्चुअल जो काम होता है वो होता है मेरा कंटेनर्स के अंदर, और ये कंटेनर्स कहाँ पे होते हैं, ये हमारे डेटा नोड के में होते हैं। तो एक एक डेटा नोड पे हजारों कंटेनर का काम कर सकते हैं, ठीक है ना। और इन्हीं ठीक है। इन कंटेनर्स में बेसिकली क्या, मेमोरी, सीपीयू, जो भी हमारी प्रोसेसिंग पावर्स होती हैं वो इसी में होती है। तो वो एलोकेट होती है नोड मैनेजर के थ्रू, ये जो कंटेनर को क्रिएट करता है, ठीक है ना। और जितने भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो एलोकेट होते रहते हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट, राइट। राइट। जैसे ही मेरा काम कंप्लीट होता है, ये एप्लीकेशन मास्टर भी किल कर देता है अपने आप को, बाई जस्ट सेइंग दैट ओके ये पर्टिकुलर टास्क डन हो गया। जैसे ही सक्सेसफुल होता है, तो अब किल करने का मतलब ये है कि अब दूसरे जो टास्क आएंगे उनको भी तो चाहिए ना ये रिसोर्सेज, तभी तो उसे पता चलेगा कि हाँ भाई, अब अगर ये किल नहीं करेगा तो रिसोर्स मैनेजर को तो यही लगता रहेगा कि भाई ये काम चल रहा है, ठीक है ना। इसीलिए जैसे ही काम कंप्लीट होता है, सक्सेसफुल होती है, ये अपने आप को किल कर देता है। और अगर कहीं फेलियर होता है, तो फेलियर अलग अलग बेस्ड ऑन दी एट विच लेवल इट हैज बीन हैपेंड, वो फेलियर रिकवरी काम करती है, ठीक है। तो ये पूरा तो जो एक्सपीरियंस होता है। फेलियर होते हैं उसके भी लॉग्स बनते होंगे। हाँ बिल्कुल, सबके लॉग्स बनते हैं, कुछ भी फेल होगा, फेल हुआ, पास हुआ, हर एक स्टेप का लॉग बनता है। मतलब सेकंड बाय सेकंड लॉग्स क्रिएट होते हैं, तभी तो हम, अगर कोई, देखो अभी तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, बट जब हम एक्चुअल काम करते हैं तब हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है, क्या गड़बड़ चल रही है। तो लॉग को देख के तो हमें पता चलता है ना, कि विल गो टू द लॉग्स ऑफ, पता करते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये फेल हुआ है, इसकी वजह से फेल हुआ है। तब हम, जब तक हमें यही नहीं पता होगा प्रॉब्लम क्या है, तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे देंगे। तो हमें तो प्रॉब्लम ढूंढने के लिए लॉग्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बल्कि मैं तो कहता हूँ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ही हमारा लॉग्स का है। अगर यस। लॉग्स होंगे नहीं तो वी वोंट बी एबल टू फाइंड आउट द एक्चुअल, क्योंकि समटाइम्स तो है, ठीक है, तुमने अगर सिमिलर टाइप का इशू आ रहा है तो हो सकता है तुम जाओ इवन विदाउट गोइंग, जैसे अब मेरे पास 10 तरह के अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं, ओके आई जस्ट सी, अच्छा ये तो मैं 10 बार पहले भी कर चुका हूँ, सो मुझे लॉग्स देखने की जरूरत ही नहीं होती, आई विल गो टू डायरेक्टली फिक्स इट और रीरन इट, चल जाता है। लाइक पहले हम जो भी प्रॉब्लम्स थी हम हाँ, प्रिंट के थ्रू करते थे उसे हम
बट नाउ हम लॉग्स के थ्रू ही करते हैं। नहीं, प्रिंट मतलब के अभी जो लास्ट, प्रिंट के जो थ्रू। मेरा लास्ट लाइक प्रिंट के थ्रू, जैसे मैं कहीं कोड फट रहा है, कुछ हो रहा है, तो मैं प्रिंट लगा के पहले करता था। लेकिन मेरा लास्ट जो प्रोजेक्ट था उसमें मैंने लॉगर के थ्रू ही किया, लॉगर डॉट लॉग कर करके। बिल्कुल हाँ, ये डिफरेंस था। बिल्कुल बिल्कुल, वो ठीक है। दैट टोटली डिपेंड्स, क्योंकि अब लॉगर तो बहुत अच्छा मतलब टूल प्रोवाइड किया हुआ है पाइथन में। तो हम्म। उसके अलावा जैसे अब मैं अगर पाइस्पार्क में कोड लिख रहा हूँ, ठीक है ना, तो वहां पे हम्म, मैं डिस्प्ले यूज करूंगा, प्रिंट यूज करूंगा, जस्ट टू गेट द इनिशियल स्टेटस जब मैं बिल्ड कर रहा हूँ। ठीक बट है। इट इज नॉट एडवाइजेबल व्हेन वी आर मूविंग आवर कोड टू प्रोडक्शन। तब हमारे डिस्प्ले हम्म। स्टेटमेंट्स, प्रिंट स्टेटमेंट सबको हम रिमूव कर देते हैं, हाँ, ठीक है ना। प्रोडक्शन लेवल पे तो चेंज हाँ, हो जाता है काफी हाँ, चीजें। हाँ। तो बट व्हेन यू आर डेवलपिंग द थिंग्स, डेफिनेटली यू हैव टू चेक के हमारा कहाँ पे इश्यू है। लोकल लोकल में हम रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी करते हैं, बट जब हम प्रोडक्शन पे जाते हैं तो वहाँ पे हम, क्या नाम है, इसको यूज करते हैं, क्या कहते हैं, कौन सी टर्म होती है वो, अ, क्या बोलते हैं, मैं भूल गया। हाँ, क्या कह रहे हो? नहीं, जैसे हम रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी बनाते हैं, हाँ, जिसमें हम अपनी जितनी भी वो जितनी भी हमें वो करनी होती है, फाइल्स को इंस्टॉल करना होता है, वही वहाँ पे लिख के उसको रन कर देते हैं पिप के थ्रू। हाँ। लेकिन हम प्रोडक्शन पे जाते हैं तो हम एक टूल यूज करते हैं ना, वो क्या होता है, क्या कहते हैं उसे, मैं नाम भूल गया, मैंने यूज नहीं, किया है। हम तो बेसिकली अगर जितने भी स्पार्क वगैरह में, तो हम सारे जितने भी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होती है वो क्लस्टर लेवल पे करनी है तो क्लस्टर लेवल पे कर देते हैं, या फिर कोई जार वगैरह ऐड करनी है तो उसके लिए जार ऐड करते हैं। तो वो रिक्वायरमेंट तो प्री फुलफिल होनी चाहिए, नहीं तो हमारी जो जॉब है वो फट जाएगी प्रोडक्शन में। ठीक हम्म। है। हाँ, तो वो सारी चीजें तो जो भी प्री रिक्वायरमेंट रिक्विजिट्स होती हैं वो सारी फुलफिल करनी होती है। कोई जितनी भी डिपेंडेंसीज होती हैं, जैसे कि मैं चार चार पाइथन की फाइल्स डॉकर, बिल्ड कर रहा हूँ। डॉकर सर, डॉकर यूज किया है लास्ट, मतलब मेरे लास्ट प्रोजेक्ट में हम्म। डॉकर यूज किया था, जितनी हाँ, भी मतलब डॉकर तो यू बेसिकली क्या है, डॉकर हमारा मल्टीपल प्रोडक्शन, चीज। हाँ, हाँ, लाइक प्रोडक्शन पे हमको उसकी बस मतलब उस पे हम वो करते हैं, कंपोज अप करते हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो अपने आप ही हो जाती है। और पोएट्री के थ्रू हम ऐड करते थे उसमें, जितने भी हमें जैसे फाइल कोई कोई लाइब्रेरी ऐड करनी है, तो पहले हम रिक्वायरमेंट में लिखते थे, बट हम यहाँ कर डॉकर के थ्रू हम पोएट्री से ऐड करते थे, वो डायरेक्टली उसका लेटेस्ट वर्जन अपने आप ऐड हो जाता था। हाँ। उसमें ये बेनिफिट थी। हाँ, तो डॉकर हमारा क्या करता है ना, बेसिकली जितनी भी हमारी प्रोडक्शन में डिपेंडेंसीज होती हैं उन सबको रिड्यूस करने के लिए, या हाँ, कुछ एक कोई। वो जैसे अभी हम कंटेनर बोल रहे थे, अब कंटेनर में काम होते हैं सारे, वो भी एक कंटेनर ही है जो सारी रिक्वायरमेंट्स को मेंटेन करके रखता है। एग्जैक्टली, डॉकर इज ए कंटेनर। हम्म। इज ए कंटेनर, ठीक है ना। तो वही है, अभी तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें आ गई हैं यार। अब मैं अगर बोलता हूँ पिछले 15 साल में जो मतलब जब हम बिल्ड करते थे, स्टार्टिंग हमने कहीं किया था अपने करियर का, तो अब तो डेवलपमेंट सर बहुत नाम मात्र की रह गई, अब एआई आ गई ना। बस अब कोड लिखने क्योंकि की जरूरत ही नहीं ना यार। नहीं है, क्योंकि जितने भी मैंने लास्ट टाइम मेरा प्रोजेक्ट कराया है, मेरे को वो एंटी ग्रेविटी दिया हुआ था गूगल का, तो उसमें ही ओलामा भी इंस्टॉल हुआ हुआ था, और एंटी ग्रेविटी वहां पे प्रॉम्प्ट लिखो, वो अपने आप कोड करता है, उसे रेक्टिफाई करना होता था बस, कि तुम्हारा जो आउटपुट आ रहा है सही आ रहा है, नहीं आ रहा, ये सब। हाँ, तो बट इससे नुकसान भी तो है ना यार। सर, नुकसान तो सबसे ज्यादा तो ये स्किल ही खत्म हो गई ना। स्किल खत्म हो गई, वही तो बता रहा हूँ ना। मैं जहाँ पे मैं अब एआई का बच्चा यूज कर रहा हूँ ना, अब वहाँ बच्चा पे अब बच्चा बेसिक कोड भी नहीं लिख पाता इंटरव्यूज में। नहीं लिख पाता। मैं बोलता रहा हूँ, मैं रोज इंटरव्यू में सिंपल का कोड लिखवाता हूँ कि भाई मैंने कल एक बंदे को बोला पाइथन, जैसे कि एक सिंपल एक वेरिएबल है, उसके हम्म। अंदर लेट्स से एक लिस्ट है, उसमें 1 1 1 2 3 4 4 5 5 5 6 ऐसे कुछ करके है। तो मैंने कहा कि एक कोड लिखो जो कि ये कॉन्जिक्यूटिव 3 और मोर देन 3 को काउंट करे। तो पहले तो कहता है अच्छा ठीक है, मैंने कहा चॉइस इज योर्स, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें सीक्वल में लिखना है। यू कैन राइट इट इन सीक्वल, यू कैन राइट इट इन पाइथन, यू कैन राइट इट इन पाइस्पार्क, वट एवर यू फील। तो कहता है अच्छा ठीक है। तो पहले कहता है चलो मैं इसको पाइथन में लिखता हूँ। लिखो। काफी देर तक सोचता रहा, कह रहा है कि
मैं इसको सीक्वल में लिखूंगा, सीक्वल में लिखो, फिर बस सीक्वल में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम करके बहुत देर तक सोचता रहा। तो कहता है कि मेरे को, मैं ना टूल यूज करता हूँ तो मैं अब नहीं लिख पा रहा। मैंने कहा यही यही गड़बड़ है टूल यूज करने की। सर मैंने कहा, ऑलमोस्ट अब कंपनी वाले ही प्रेशराइज कर रहे हैं कि तुम एंटी, क्योंकि सर मैंने लास्ट कंपनियों में मैंने सिर्फ वीएस कोड यूज करा है, उसमें क्या था थोड़ी चीज जो मैं चैट जीपीटी करता था, अदरवाइज मैं मेनली स्टैक ओवरफ्लो यूज करता था। स्टैक ओवरफ्लो तो मुझे लगता है मैंने कई सालों से यूज नहीं किया है। नहीं पहले मैं यूज करता था, बट अब उन्होंने मेरे को प्रेशराइज करा कंपनी ने कि हमें काम जल्दी चाहिए, तुम ये टूल यूज करो, हमें मतलब नहीं है, लेकिन मुझे काम जल्दी चाहिए, बस वहां से स्किल जीरो होती जा रही है अब। मैं ये कह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना, इसलिए अभी भी मैं तुम्हें तो देखो सजेस्ट यही करूंगा, चाहे ऑन डेली बेसिस सिर्फ आधे घंटे के लिए हाँ। तुम्हें कोडिंग मत छोड़ना। वो इसलिए नहीं कि तुम्हें कोड करना है, इसलिए कि तुम्हारे जो स्किल्स हैं, जो थिंकिंग पावर है ना, वो रहे। मैं बता रहा हूँ कि जब मैं खुद भी एक प्रोजेक्ट में यूज करता हूँ एआई, तो वहां पे हम्म, जब मैं कोई भी काम, मुझे प्रॉम्प्ट डालना है, भाई साहब वो हाँ, 2000-3000 लाइन का कोड मेरे को 2 मिनट में बना के दे देता है। अब हाँ, ना वो मुझे उसमें यही नहीं पता है कि वो कोड कर क्या रहा है, बस मैंने सही देखा बात। अच्छा आउटपुट आ रही है, फाइनल है, ठीक है। मैं उसको बोलता हूँ इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर दे, वो ऑप्टिमाइज कर देता है। मैं ऐसे कर दे वैसे कर देता है, ऐसे कर दे वैसे कर देता है। तो कंपनी वालों को सिर्फ काम चाहिए आज की डेट में। बिल्कुल, मेरा भी वही, उस प्रोजेक्ट में मेरा मैनेजर बोलता है कि भाई मुझे नहीं मतलब है, कहता है कि तुम एआई का यूज करो भाई, क्यों नहीं कर रहे हो तुम एआई का यूज, मुझे तो काम से मतलब है। तो वही बता रहा हूँ कि जो काम, मैं सच बता रहा हूँ, जो काम मैं 6-8 महीने में नहीं कर पाता ना, हम्म, वो मैंने एक हफ्ते में कर लिया। एक हफ्ते में हाँ सर। इतना कोड लिख चुका हूँ और सब ठीक चल रहा है। हाँ वो तो चलता है सर, जो एआई लिखता है वो तो। सब ठीक चल रहा है। हाँ बस लोगों को आउटपुट चाहिए कि आउटपुट बेस्ट आ रहा ना। अरे भाई यार, अब वही इसलिए तो मुझे फ्यूचर में गड़बड़ लगती है कि यार, मतलब यही तो, जब क्या। तो सर मैं डेवलपमेंट से स्विच होके डेटा इंजीनियर लाइन में थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ, नहीं ठीक है। क्योंकि डेटा के साथ खेलने में मजा आता है। हाँ, और डेटा में ये भी कि मतलब आपको, अगर आप एआई भी यूज कर रहे हो तो आपको एक सिनेरियो दे देगा, हाँ। दूसरा सिनेरियो नहीं बताएगा जब तक आप उससे नहीं पूछोगे या बताओगे नहीं कि हाँ मुझे तो यार इसमें ये गड़बड़ लग रही है। जैसे ही तुमने बोला कि ये तो गड़बड़ है, हाँ राइट, हम्म, बोलेगा लेट मी थिंक इन दिस डायरेक्शन। फिर यस, वो तुम्हें इसीलिए कुछ और देख। इसीलिए हाँ, ठीक है और सर। खासकर डेटा क्वालिटी वगैरह में तो बहुत ये सारी तो चीजें हैं ऑन यार जो एआई माइंड नहीं। यूज करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, एआई कर ही नहीं पा रहा है वो सारी चीजें। अभी मैंने डेटा क्वालिटी में बताता रहा हूँ, मैंने 7 दिन में उतना कोड लिखा है, बट मैं पिछले 1 महीने से डेटा क्वालिटी का कर रहा हूँ, बट मेरे ख्याल से 10-12 टेबल ही कर पाए वो अभी। और उसमें भी आई एम नॉट श्योर कि जो मैंने किया है वो 100% सही है या कुछ और बचा हुआ है अभी डीकू का पार्ट। तो वो जैसे जैसे करेंगे, या हो सकता है यूज केस टू यूज केस भी कुछ चीजें एज केसेस निकल के आते हैं ना, हम्म, वो तभी निकल के आएंगे, उनको तभी देखा जाएगा। बट आई एम ट्राइंग टू फिक्स एज मच एज पॉसिबल। तो है। और अब टेस्टिंग कर रहे हैं वर्कफ्लोज की, तो उसमें क्या है कि जो बिल्ड करने में लगे हैं मेरे को, जैसे 7 से 8 दिन, उसको टेस्ट करने में मेरे को 15 दिन लग रहे हैं, और वो भी एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आ रहा है। एआई को बोलो तो हर बार साला वो नया, मतलब पहले वाले से भी गड़बड़ कर देता है कभी कभी। यही तो तो प्रॉब्लम है सर। वो क्या है कि उसका भी मैंने देखा है कि उसकी एक लिमिटेशन है। हाँ ये मेरा तो है। मेरा कोड है 8-8 10-10 हजार लाइन का कोड है, वहां पे वो तो भाई पागल हो जाता है। वो थोड़ा सा कोड देख के कहेगा अच्छा मुझे यहाँ पे गलती मिल गई, उसने वो गलती तो, अब वो गलती उसको लगा कि ये गलती है, बट वो हम्म, कहीं पे जाके आगे जाके कहीं और कुछ और काम हो रहा था। वो देखता चला रिजल्ट ही मैंने कही थी, तुमने रिजल्ट और गड़बड़ कर दिया, क्या था, अच्छा ठीक है मैं वापस उसको रिवर्स कर देता हूँ। हाँ ये रिवर्स ही करना पड़ता है, ये यही तो है, है। अच्छा चल रही है चीजें। चलो बैक टू बिजनेस। तो ये बेसिकली क्या, जॉब सबमिशन है, जॉब इनिशिएशन है, फिर टास्क असाइंस होते हैं, फिर मेमोरी असाइनमेंट्स होती हैं, फिर स्टेटस अपडेट्स होते हैं कि जो हम कर रहे हैं वेदर इट्स गोइंग करेक्ट और नॉट। सक्सेसफुल होगा तो सक्सेस, अगर फेलियर है तो फेलियर रिकवरी चलेगी बेस्ड ऑन वेयर द फेलियर हैज
हैपेंड, लाइक जॉब लेवल पे हुआ है, कंटेनर लेवल पे हुआ है, नोड मैनेजर लेवल पे हुआ है, या फिर हमारा रिसोर्स मैनेजर लेवल पे हुआ, बेस्ड ऑन दैट वो हमारा फेलियर रिकवरी काम करती है। ठीक है ना। इसमें क्या है कि जैसे कि हमने ये स्टेप बाय स्टेप है कि कोई अगर मैप रिड्यूस जॉब एग्जीक्यूशन फ्लो कैसे करता है कि क्लाइंट ने कोई जॉब रन करने के लिए रिक्वेस्ट किया, तो ये जाती है हमारी मैनेजमेंट यानी रिसोर्स मैनेजर के पास। रिसोर्स मैनेजर क्या करता है, एक जॉब क्रिएट कर देता है, न्यू जॉब आईडी। ठीक है ना। फिर वो जैसी जॉब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो इट वांट्स सम ऑफ दी, ये क्या करता है, कॉपी कर लेता है जॉब रिसोर्सेज। तो जितने भी हमारे जार्स वगैरह चाहिए ना किसी भी जॉब को रन करने के लिए, जो डिपेंडेंसी लाइब्रेरीज है, वो सारी हमारी जॉब्स हैं, जॉब रिसोर्सेज है, उस वो मिलती हैं। वैसे जैसे ही वो उसको मिलता है तो फिर रिसोर्स मैनेजर क्या करता है, जॉब को सबमिट कर देता है। अब सबमिट करता है, देन इट विल गो टू दी, अब ये सबमिट करने के बाद क्या करता है रिसोर्स मैनेजर, नोड मैनेजर क्रिएट कर देता है। ठीक है ना। बोलेगा नोड मैनेजर को कि भाई अब तुम एप्लीकेशन मास्टर को स्टार्ट करो, क्योंकि वही सारा काम करने वाला है। तो नोड मैनेजर क्या करता है, फिर कंटेनर क्रिएट कर देता है। कंटेनर जैसे क्रिएट होता है तो एक एप्लीकेशन मास्टर क्रिएट हो जाता है, जो कि टेक केयर करेगा उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, क्योंकि जो एप्लीकेशन मास्टर होता है वन पर एप्लीकेशन होता है। तो अब ये काम जब शुरू करेगा तो ये कहेगा अच्छा ठीक है भाई, मेरे को इनपुट स्प्लिट चाहिए, किस किस पे काम करना है। तो इनपुट स्प्लिट कहाँ से मिलेंगे उसे, एचडीएफएस से, क्योंकि उसके पास वो रिसोर्स मैनेजर जो नोड मैनेजर के पास हुआ है कि भाई ये फाइल है, यहाँ यहाँ ब्लॉक्स था, और ब्लॉक तो हमारा फिजिकल डिवीजन ऑफ डेटा है, बट उसको तो प्रोसेस के लिए चाहिए इनपुट स्प्लिट। तो वो इनपुट स्प्लिट की इंफॉर्मेशन लेता है वहां से, एंड देन इट स्टार्ट वंस इट गेट्स द इनपुट स्प्लिट, तो फिर उस इनपुट के बेस पे कि किस पर्टिकुलर नोड मैनेजर पे उसको ये काम करना है, क्योंकि इनपुट जो हमारा वो है वो अलग अलग हमारा डेटा नोड पे होगा। तो उन सबसे कोऑर्डिनेट करता है ये एप्लीकेशन मास्टर हर एक नोड मैनेजर से, जहां जहां उसे प्रोसेसिंग करनी है। ठीक है। उनसे प्रोसेस करने के लिए फिर वो जॉब रिसोर्स की रिक्वेस्ट करता है कि इसको इतनी सीपीयू इतनी रैम मेमोरी चाहिए। ठीक है ना। वंस दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसोर्स मैनेजर, तो जो नोड मैनेजर है वो अब कंटेनर को स्टार्ट कर देता है। ठीक है। जैसे ही कंटेनर स्टार्ट होता है, देन इट क्रिएट्स दैट जब कंटेनर हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, तो उसके अंदर हमारा जो जेवीएम है बेसिकली, क्योंकि हमारा जो एग्जीक्यूट होगा जॉब वो जेवीएम के अंदर काम करता है। ठीक है ना। अब वो फिर उस पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए जो कोड चाहिए होता है मैप रिड्यूस का, वो कोड एचडीएफएस से एक्वायर करता है और फिर उसको अप्लाई कर देता है उस पर्टिकुलर इनपुट स्प्लिट के ऊपर। इफ इट एग्जीक्यूट्स करेक्टली तो उसको सक्सेसफुल स्टेट अपडेट कर देता है। अगर कोई फेलियर होता है तो फेलियर को अपडेट करता है नोड मैनेजर रिसोर्स मैनेजर को, फिर वापस आता है कि अगर मेरा नोड मैनेजर फेल हुआ है तो वो दूसरे किसी नोड मैनेजर को असाइन करेगा। ठीक है ना। और अगर कोई कंटेनर जो जिस कंटेनर पे काम हो रहा है वो कंटेनर अगर हमारा काम नहीं कर रहा है तो एप मास्टर उस सेम असाइन कर देता है किसी दूसरे को, क्योंकि एप मास्टर के पास इंफॉर्मेशन है उस पर्टिकुलर पूरी फाइल की इनपुट स्प्लिट कहाँ कहाँ किस किस नोड पर। ठीक है ना। सो इन दिस वे दिस होल प्रोसेस वर्क्स। क्लियर है? यस सर। तो ये पूरा वही प्रोसेस है, ये भी सेम वही, मतलब ये दूसरे उसमें समझाया बट सारे स्टेप्स वही हैं जो हमने अभी डिस्कस किए। ठीक है ना। ये वही आ गया, देखो एग्जीक्यूशन सीक्वेंस, सबमिट होती है एप्लीकेशन, फिर रिसोर्स मैनेजर एलोकेट करता है कंटेनर टू स्टार्ट दी एप्लीकेशन मास्टर, फिर एप्लीकेशन मास्टर रिसोर्स मैनेजर का रजिस्टर करता है, एप्लीकेशन मास्टर कंटेनर्स ask for the container from the resource manager, then application manager notifies node manager to launch containers, फिर एप्लीकेशन कोड एग्जीक्यूट होता है कंटेनर में, और फाइनली जब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो रिसोर्स मैनेजर और उनके स्टेटस अपडेट्स हो जाते हैं और रिजल्ट इज पब्लिश्ड टू द क्लाइंट इटसेल्फ, राइट। तो इस वे में, और जब ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है तो ये एप्लीकेशन मास्टर अपने आप को किल कर देता है। ठीक है ना। तो अब देखो जैसे कि ये है स्केड्यूल कैसे होता है, जैसे कि अब दो जॉब्स हैं। ठीक है ना। एक एप्लीकेशन मास्टर 1 है, एक एप्लीकेशन मास्टर 2 है। तो एप्लीकेशन मास्टर 1 जो हमारा नोड मैनेजर दूसरा है, बट इट इज प्रोसेसिंग ऑन दिस एंड दिस नोड, राइट। इस और इस नोड मैनेजर पे काम कर रहा है। एप्लीकेशन मास्टर हमारा यहाँ का क्रिएट हुआ है, बट जरूरी नहीं है कि वो सेम जिस नोड पे क्रिएट हुआ है
उस नोड पे ही प्रोसेसिंग करेगा, क्योंकि प्रोसेसिंग तो हमारी डिपेंड करेगी ना कि मेरा डेटा कहाँ कहाँ है, ठीक है ना। सेम जैसे एप्लीकेशन मास्टर 2 है, ये यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर, और इस पे भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि एक हमारा काम, एक एक जो कंटेनर है वो हमारा उस पर्टिकुलर डेटा नोड पे भी काम कर रहा है। ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे इन्होंने अलग दिखाया तो ये अलग ही हो सकता है। नो, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी, ठीक है ना। जैसे जैसे अवेलेबल होगा वैसे वैसे काम करता है, ठीक है। ओके। नाउ ये बताओ मुझे भाई, जो तुमने सब पता तो चलना चाहिए ना मुझे, समझ में आ रहा है तुम्हें कुछ या नहीं। सिंपल है वैसे ही, बिल्कुल, मतलब जो बेसिक क्वेश्चंस है। Yarn was developed to overcome the following advantage in Hadoop 1.0 MapReduce framework. अब ये तो हमने कई बार डिस्कस कर लिया ना। Only one version can be run classic map MapReduce. क्यों ओनली वन वर्जन क्यों रन होता है क्लासिक MapReduce में? हर ये कह रहा है कि यान क्यों डेवलप हुआ था। क्वेश्चन नहीं समझा तुमने। यान को हम क्यों लेके आए थे Hadoop 1.0 में? क्या किस डिसएडवांटेज को इसने रिड्यूस किया, ओवरकम किया? सिर्फ सर वो प्रोसेसिंग के लिए ही, मतलब मैं इस पे लोड ना पड़े। हाँ, तो सो ये क्या है, प्रोसेसिंग। टू मच बर्डन ऑन जॉब ट्रैकर। जॉब ट्रैकर में बेसिकली Hadoop 1.0 में जॉब ट्रैकर था वो। नाउ वी आर कॉलिंग इट एज रिसोर्स मैनेजर। हाँ, वो 2.0 मतलब 1.0 में हाँ, जो न्यू वर्जन था 1.0 उसमें सिर्फ में प्रोसेसिंग जॉब मैनेजर। ही मैप रिड्यूसर के अंदर होती थी, हाँ, बाकी दोनों स्टेप यान हैंडल करता था। एग्जैक्टली। सो अब यहाँ पे क्या है, इसने जॉब ट्रैकर, ठीक है। अब तो यान ने कौन कौन से टास्क जॉब ट्रैकर के लिए, दो टास्क लिए ना उसने, एक तो रिसोर्स हाँ। मैनेजमेंट और एक टास्क हम्म। मॉनिटरिंग। दो काम कर रहा है ना, टास्क को मॉनिटर कर रहा है और रिसोर्स को मैनेज कर रहा है, ठीक है ना। यस। तो जो रिसोर्स मैनेजमेंट है वो आरएम कर रहा है, और जो टास्क को हम कर रहे हैं वो बेसिकली एप्लीकेशन मास्टर, ठीक है ना। क्योंकि एप्लीकेशन मास्टर हमारा टास्क लेवल पे करता है ना, वन पर टास्क। जो एक टास्क होता है उसको हम सब डिवाइड कर देते हैं बेस्ड ऑन, लेट्स से मुझे एक एक जीबी जीबी की फाइल को रीड करना है तो 8 टास्क में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 8 हमारे ब्लॉक ऑफ डेटा है। तो 8 इनपुट बिट्स को टेक केयर करने के लिए ये हमारा एप्लीकेशन मास्टर काम करता है, राइट। यस सर, आपकी वॉइस बीच में ब्रेक हो। अभी ठीक आ रही है? हम्म। ठीक है, तो ये है इन yarn which of the following demonstrates care of the container and the resource utilization applications। तो ये हमारा क्या आता है, एप्लीकेशन मास्टर, राइट। एप्लीकेशन मास्टर ही हाँ। करता हाँ, यस एप्लीकेशन मास्टर है। और ये क्या हम कैन बी रन। MapReduce वर्जन 1 यानी कि Hadoop 1 की जॉब्स को Hadoop yarn enabled Hadoop प्लस यानी Hadoop 2 में चला सकते हैं? नहीं, तो 2 में था ना। हाँ, तो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी नहीं होती है। वो कह रहा है कौन सी? MRV1, मतलब MR MapReduce वर्जन 1 यानी कि Hadoop 1 की जॉब्स को Hadoop 2 में चला सकते हैं। चला था, हाँ हाँ, यस यस। उल्टा नहीं कर सकते। Hadoop 2 हाँ, की जो मतलब समझ ज्ञान गया को मैं। हम Hadoop 1 में नहीं कर सकते क्योंकि ज्ञान है ही नहीं वहाँ पे। हाँ, वो बट अवेलेबल टू ही का नहीं है। टू टू में तो 1 का कर सकते हैं ना, क्योंकि हाँ बैकवर्ड हाँ, कंपैटिबिलिटी तो यस रखते हैं, ठीक है ना। यस। अब ये वही वाला जो हमने हमने एग्जांपल किया था ना, ये उसी से रिलेटेड है कि डियर बियर रिवर, लेट से हमारी इनपुट है। अब उसी को हम मतलब रीड कर रहे हैं कि कितने वर्ड्स हैं, हर कितने वर्ड यूज हुए हैं। तो हमने इसको वैसे लिया कि हमारे 3 लाइन्स हैं, तो हमने इसको 3 में डिवाइड कर दिया है एग्जाम्पल। ये 3 इनपुट स्प्लिट बनी है इसमें हमारी। तो इनपुट स्प्लिट में हमारा K1 V1 आ गया, तो पहली वाले आ गया डियर बियर रिवर, तो इट विल बी लाइक 0 कॉमा दिस लाइन, 0 कॉमा दिस लाइन एंड 0 कॉमा दिस लाइन, एंटायर लाइन। जब इसकी आउटपुट इनपुट जाएगी मैपर को, तो मैपर क्या करेगा, उसको जहां जहां उसे स्पेस दिख रहा है स्पेस के बेसिस पर उसको 1 1 1 1 में तोड़ दिया उसका पूरा, ठीक है। फिर बिफोर गोइंग टू द रिड्यूसर इसमें शफलिंग हो रही है, तो जो सेम टाइप के जैसे कि कीज है वो हमारे हमने कंबाइन कर लिए, जैसे BR1,1 car 1 1 1 DR 1 1 1 river 1,1, and then finally reducing it to BR, 2 car 3 DR 2 river 2, so BR 2 car 3 DR 2 river 2, likewise it will work, right? Clear? हेलो, यस 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 सर। बोलता रहा करो बीच में, नहीं तो ऐसा लगता है सो गए तुम। नहीं नहीं, मैं नहीं सोऊंगा सर, टेंशन ना। ठीक है, सो ये हो गया K1 V1 मैप रिड्यूस। सो मैप रिड्यूस को हमारा वैल्यू इन द रिक्वायर्ड ओनली इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पे है। सो मैपर की आउटपुट जाएगी लिस्ट ऑफ K2 V2,
इट विल गो टू द रिड्यूसर एज इनपुट K2 कॉमा लिस्ट ऑफ V2 एंड फाइनली हमारा आंसर आएगा लिस्ट ऑफ K3 कॉमा V3। ठीक है, अब बताओ इनपुट टू मैपर इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लैट फाइल की वैल्यू पेयर ओनली स्ट्रिंग्स ऑल ऑफ द अबव। मैपर को इनपुट किस फॉर्म में चाहिए होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आवाज नहीं आ रही मुझे। सर की वैल्यू हाँ ठीक है, क्योंकि मैपर रिड्यूसर को इनपुट और आउटपुट की दोनों वैल्यू। को, हाँ वो मुझे याद है। ठीक है, अब ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा इनपुट स्प्लिट होता है वो हम उसमें अगर हम देते हैं इनपुट डेटा तो HDFS ब्लॉक क्या हमारा फिजिकल डिवीजन ऑफ डेटा है और इनपुट स्प्लिट हमारा लॉजिकल डिवीजन। तो लॉजिकल डिवीजन स्ट्रेच कर लेता है लाइक दिस। मैंने जैसे एग्जांपल बताया था ये, जैसे कि मेरा जो ब्लॉक बाउंड्री है यानी कि ये फिजिकल डिवीजन है वो मेरा यहाँ कंप्लीट हो गया विद इन दी कि हमारा जो सेंटेंस है, अगर हम ये 5 सेंटेंस मान रहे हैं ब्लॉक को, एक ब्लॉक को एक सेंटेंस, तो ये बीच में ही खत्म हो गया विद इन सेंटेंस। और वर्ड कुछ भी ले सकते हो जो कि मतलब एक लॉजिकल मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा है इसकी वजह से। तो इनपुट स्प्लिट क्या करता है, अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रेच कर लेता है टू गेट दी द लॉजिकल रिकॉर्ड शुड फिट इन द मेमोरी इटसेल्फ। क्योंकि ये जो इनपुट स्प्लिट है ये क्या है, ये तो मेरा रैम में है ना। ठीक है, स्प्लिट क्या है, जब हमारी प्रोसेसिंग का और रैम में होती है ना तो रैम में चल जाता है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस। बट जो मेरा वो है HDFS ब्लॉक है, ये तो फिजिकल बाउंड्री है। तो जैसे ही मेरा जहां मेरा 128 MB कंप्लीट हुआ वो एक एक्स्ट्रा बाइट अलाउ नहीं करेगा उसके अंदर। ठीक है ना। यस। बट रैम, ये जो हमारा इनपुट स्पीड है वो तो रैम में है, तो रैम जितना खाली होगा वो इट कैन अकोमोडेट, राइट। 128.5 MB 128.1 MB। ठीक है, तो यही वही सेम कैसे हमारा सबमिशन हो रहा है, जॉब सबमिशन। तो इनपुट डेटा गया, वो नोट्स में मल्टीपल इनपुट स्विच में कंप्लीट हुआ, मैपर के पास गया, फिर मैपर की आउटपुट आई, देन शफलिंग हुआ, रिड्यूसर के पास गया, रिड्यूसर के फाइनल आउटपुट हमारी फाइनल आउटपुट हो गई। ठीक है, now map reduce programming model provides a way for reducer to communicate with each other। reducers communicate करते हैं एक दूसरे के साथ नहीं, नो। क्योंकि जनरली रिड्यूसर एक ही होता है, बट वी कैन हैव मल्टीपल रिड्यूसर्स आल्सो। अगर हम पार्टीशन करते हैं तो पार्टीशन के बेसिस पे हम मल्टीपल रिड्यूसर भी, जैसे कि मेरी एक फाइल है, ठीक है ना, मुझे चाहिए आउटपुट लेट्स से पिछले 50 साल का डेटा है, 20 साल का डेटा मैं एनालाइज कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मंथली बेसिस पे मुझे चाहिए कि पिछले 10 साल का 20 साल का डेटा हर मंथ में क्या रिपोर्ट रही उसकी। तो जो मैं उसको पार्टीशन कर दूंगा मंथ के बेसिस पे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसमें क्या बनेंगे, मेरी 12 रिड्यूसर्स बनेंगे, 12। बट दे रन इंडिपेंडेंटली, वो एक दूसरे से बात नहीं। ठीक है ना, सेम मैपर्स के साथ होता है, दे रन टोटली इंडिपेंडेंटली, आइसोलेशन में रन करते हैं। ठीक है ना, बेसिकली लाइन बाय लाइन फिट एज आई टोल्ड यू, कैसे स्प्लिटर कैसे करता है, तो लाइन बाय लाइन होता है ना जो स्प्लिट ऑर्डर के। ठीक है ना, अब इसमें जैसे मैंने कंबाइनर तो मैं बताया था पहले, पार्टीशनर मैंने बताई दिया। पार्टीशनर बेसिकली हम यूज करते हैं जब हमें मल्टीपल रिड्यूसर्स या फिर हमें पर्टिकुलर की के बेसिस पे डेटा को बाइफरकेट करना होता है। इससे क्या होता है, जैसे कि अब मैंने उसकी फॉर्म में डेटा को डिवाइड कर दिया मंथ की फॉर्म में, पिछले 20 साल का डेटा। अब मैं उस पर्टिकुलर फाइल पे अगर मैं क्वेरी कर रहा हूँ और मुझे चाहिए सिर्फ जनवरी का डेटा, तो मुझे पूरा का पूरा 20 साल का वो पूरे 12 महीने का डेटा एक्सेस नहीं करेगा। तो पार्टीशन का ये बहुत फायदा होता है। पार्टीशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑप्टिमाइजेशन। अगर हमारा डेटा बहुत ज्यादा बड़ा है और हम पार्टीशन नहीं कर रहे हैं, सो इट्स ए वेरी बैड हैबिट, और वो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो पार्टीशन प्ले ए वेरी गुड रोल। हम पार्टीशंस बहुत बहुत यूज करेंगे और बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे पार्टीशंस के बारे में। ठीक है ना, ठीक है सर। तो पार्टीशनर का काम क्या होता है, वो यही करता है कि भाई अगर मुझे मेरा डेटा वैसे आ रहा है मल्टीपल उसमें है, तो अब वो सिर्फ मेरा जनवरी के डेटा को एक्सेस करेगा, ना कि पूरा मेरा 20 साल का जनवरी टू दिसंबर का डेटा। तो कितना फास्ट हो जाएगा। ठीक है ना, जहां मुझे 20 GB करना था वो सिर्फ 1 GB या 1.5 GB में डेटा को एक्सेस कर रहा है, तो बहुत ज्यादा फायदा। दूसरा है हमारा कंबाइनर, जैसे मैं बताया कंबाइनर्स को हम मिनी रिड्यूसर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये मैप पेज में काम करते हैं। तो अगर कहीं पे हमारा डेटा है जो कि जहाँ पे हमें लोकल
लोकली डेटा को कंबाइन करना है तो हम वहाँ पे कंबाइनर्स का यूज कर सकते हैं, और ये फर्दर बेसिकली रिड्यूस कर रहे हैं लोड ऑफ रिड्यूसर्स, ठीक है ना। जैसे कि ये देखो यहाँ पे इस और इस स्टेप के बीच में ये कंबाइनर यूज कर दिया, जैसे B1 यहाँ पर है, तो ये अगर मैं यहाँ पे शफल यूज करता तो B1,1,1 होता, मतलब 2 यहाँ से आते, एक भी यहाँ से आता, तो 3 बार इसको शफल को 3 बार करना पड़ता। बट अब ये यहाँ पे 2 ही बार कर रहा है, क्योंकि इसने लोकली इसने क्या कर लिया, इसने लोकली कंबाइन कर दिया। जब ये लोकली कंबाइन कर रहा है तो इसको ज्यादा शफलिंग करने की जरूरत, यहाँ पे शफलिंग की तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक ही ब्लॉक पे काम हो रहा है। शफलिंग हमारी क्या होती है, शफलिंग मतलब जो हम डेटा को शफल कर रहे हैं, मतलब एक से दूसरे में लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, रेप्लिका बना रहे हैं। नहीं रेप्लिका नहीं बना रहे, शफलिंग का मतलब होता है जैसे कि मुझे मेरा 10 डब्बे में डेटा है अलग अलग, मुझे उनको शफल करना है, मतलब कि सेम टाइप का एक जगह डालना है ना, तो हर एक डब्बे में जाकर मुझे चेक करना पड़ेगा ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अगर मैं कंबाइनर यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं पहले उसको कंबाइन कर दिया ना, तो जैसे B1 2 हो गया, तो अब यहाँ पे जब ये शफल जाएगा तो इसको पहले 3 बार करना पड़ता इस इनपुट के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पे अब सिर्फ 2 ही बार जाएगा ना, एक बार यहाँ से लेगा, एक बार यहाँ से लेगा, ठीक है। तो कंबाइनर क्या कर रहे हैं, हमारा ऑप्टिमाइज कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट डज, राइट। सो कंबाइनर वर्क्स एट मैपर लेवल, ठीक है, क्योंकि इसको मिनी रिड्यूसर बोलते हैं, ये मैपर लेवल पे काम करते हैं। और कंबाइनर्स को हम क्या बोलते हैं, मिनी रिड्यूसर्स और सेमी रिड्यूसर्स, क्योंकि उन्होंने आधा काम तो उसका खत्म कर दिया, ठीक है। तो हमारा पार्टीशन ऐसे काम करता है ना कि जो पार्टीशन की के बेसिस पे रिड्यूसर हमारा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। वो उतने नंबर ऑफ, बाय डिफॉल्ट हमारा एक ही रिड्यूसर होता है, बट अगर हमने पार्टीशनर में स्पेसिफाई कर दिया कि हम पार्टीशन किसके बेसिस पे कर रहे हैं, तो हमने की डिफाइन करनी पड़ती है पार्टीशन की, उसके बेसिस पे वो हमारा डिफाइन कर देगा, ठीक है ना, कितने हमारे पार्टीशनर बनेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम आज इसको बंद करते हैं। थैंक यू सर। ज्यादा हो रहा है नहीं तो, चलो ओके, मीट ऑन संडे, ठीक है ना। ओके सर, ये वीडियो मुझे प्लीज शेयर कर देना, बहुत कल वाली भी और आज वाली। विनीत सर, ये क्वेश्चन आपसे है, मुझसे नहीं। आई थिंक विनीत सर इज नॉट अवेलेबल। चलो आप इनसे बाद में बात कर लेना अगर अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ठीक है, विल डिस्कस। क्या कह रहे हो सर, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ सर, विनीत सर, मैं कह रहा हूँ कि मुझे कल की वीडियो और आज की वीडियो प्लीज शेयर कर देना, सो मैं एक बार वीडियोस देख लूंगा, थोड़ा गो थ्रू कर लूंगा। ये वाली वीडियो का प्रोसेस होने में आधा पौना घंटा लगेगा, पहले मैं कल वाली भेज देता हूँ आपको। शाम तक भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। नहीं दोनों ही भेज देता हूँ, कल वाली तो अभी भेज देता हूँ, ये वाली को आधा पौना घंटा लगेगा, 1 घंटे में भेजता हूँ। कोई दिक्कत नहीं सर, दोनों। और विनीत जी, एक चीज, संडे का ना, जो संडे का सुबह का मत रखना, ठीक है ना, क्योंकि मैं रात को ना बहुत लेट आऊंगा, सैटरडे में लेट हो जाऊंगा काफी, तो या तो दोपहर में या कल सुबह मॉर्निंग में ही उसको शर्मिला को भी इन्फॉर्म कर देंगे, संडे का होगा जो इवनिंग में हो जाएगा, लेट इवनिंग। हाँ ठीक है।